आइए मुद्दे पे आते हैं। दरअसल क्या है, बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, वो है ब्लड। क्या है? ब्लड। अब आपको पता है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट आप डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू लेते हैं, ऑक्सीजन आप लंग्स के थ्रू लेते हैं, लेकिन वो एक सीमित एरिया के अंदर ही मौजूद है। ऑक्सीजन हो गई या फिर आपकी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वाइटामिन है वो हो गए। लेकिन आपकी पूरी सेल को, आपकी पूरी बॉडी के सेल को जो है वो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, एटीपी को जनरेट करने के लिए, और इन सभी के लिए हमको इन दो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन की। अब उसको एक पर्टिकुलर प्लेस से पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने का जो काम करता है वो करता है आपका ब्लड। ब्लड ही वो कंपोनेंट होता है जो आपके ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर लेकर के जा सकता है। ब्लड ही वो चीज़ है जो आपके न्यूट्रिएंट्स को एक सही चीज़ में लेकर के जा सकता है। तो हर एक एनिमल, जितने भी आप एनिमल्स देखते हैं, आप जितने भी एनिमल की बातें करेंगे, चाहे वो लोअर एनिमल हो या हायर एनिमल हो, उनके अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट करता है, और उसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से वो अपने बॉडी के अंदर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब कुछ जो लोअर एनिमल हैं उनके अंदर वो ब्लड वाली चीज़ें नहीं है, उनके अंदर ब्लड की जगह कुछ और थी। जैसे अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूंगा तो वो एनालिड्स और वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है। हीमोसाइन की बात करूंगा वो मोलस्क और आर्थ्रोपोड में देखने को मिलती है। क्लोरीन की बात करूंगा वो एनालिड्स में देखने को मिलती है। मोलस्क में पिनाग्लोबिन देखने को मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हर किसी के अंदर ये कंपोनेंट जो होते हैं ट्रांसपोर्ट करने वाले, वो अलग अलग होते हैं। हमारे अंदर अलग है ट्रांसपोर्ट करने का, और किसी दूसरे के अंदर अलग है। लेकिन हाँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो रहेगा, ये बात जो है वो आपकी बिल्कुल सच है। तो सबसे पहली चीज तो यही समझना है कि ब्लड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जनरली ये तरह का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, और इसीलिए ब्लड जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। दूसरी तरफ ब्लड के साथ भी जुड़ा हुआ एक चीज होता है जिसे हम लोग लिम्फ कहते हैं। लिम्फ आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 10th क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। लिम्फ हमारा एक टिश्यू फ्लूइड है। क्या है? एक टिश्यू फ्लूइड है। कहने का मतलब जब ब्लड में लीकेज होता है तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो भी लिम्फ, जो भी लिक्विड, जो भी फ्लूइड ब्लड से निकल करके टिश्यू के आसपास जमा हो जाता है, उसी को हम लिम्फ कहते हैं। ऐसा नहीं कि लिम्फ में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं होते, लिम्फ में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हम उन प्रोटीन्स को उठाते हैं और ले जाकर के दोबारा उसको ब्लड में छोड़ देते हैं। यही सारी चीजों को आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। चाहे आप लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, चाहे आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, सब चीजों में इन सब चीजों की बातें जो है वो होंगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्लड जनरली आपकी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन इसको छोड़ करके भी आपके बॉडी के अंदर ब्लड के बहुत सारे रोल है, बहुत सारे रोल है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी के पीएच को रेगुलेट करता है, पीएच वैल्यू को मेंटेन रखता है। जी हाँ, जब आप सर्कुलेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। साथ में आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। हीट से हमें बचाता है, वेस्टेज को बाहर करता है, प्रोटेक्शन करता है। जो भी हार्मफुल चीज हमारे कंपोनेंट हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है। फैगोसाइटिक एक्टिविटीज करता है, जैसे कोई भी बैक्टीरिया पैथोजन आया उनको अपने अंदर लेकर के उनको खत्म कर देना। तो ये सारे जो मैकेनिज्म होते हैं, ये सारे के सारे जो है वो आपके ब्लड के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। अब जनरली जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। जब ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, और ब्लड केवल इसमें सेल्स मौजूद नहीं होती है, ब्लड सेल्स के साथ में हमारी ब्लड में प्लाज्मा ही मौजूद है। कि जब भी मैं आपसे ब्लड की बात करूंगा तो आपको लगेगा एक रेड कलर की इमेज आएगी, राइट, क्योंकि कलरफुल इमेजेस आप पहले इमेजिन कर लेते हो। तो जब आप ब्लड को देखते हो तो ब्लड नॉट ओनली मेड अप फ्रॉम आरबीसी, दे आर मेड अप फ्रॉम लॉट्स ऑफ अदर सेल्स एंड प्लाज्मा। तो हमारी ब्लड में जो 55% होता है वो हमारे प्लाज्मा का होता है, 50 to 55, और 45 जो परसेंटेज होता है वो होता है हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये हमारे अंदर 45% हैं, और हम इन्हीं को फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वो एक सेल्यूलर है, वो सेल्स
वो सेल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे जैसे प्लेटलेट्स वो सेल के फ्रेगमेंट्स हैं। उसके बारे में आगे डिटेल में आपसे बात करूंगा। तो इन सब चीजों के बारे में आपको जानते रहना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा हमारी ब्लड का 55% भाग बनाता है। ब्लड का 55% जो पोर्शन है वो प्लाज्मा का होता है। लेकिन आखिर इस प्लाज्मा में ऐसा होता है क्या? इस प्लाज्मा में दरअसल 90 to 92% वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। याद रखिएगा 90 to 92% उस प्लाज्मा के अंदर आपको देखने को मिलती है वाटर। 7% उसमें देखने को मिलती है आपको प्लाज्मा प्रोटीन, जिसमें आती है एल्ब्यूमिन जो कि मेंटेन करते हैं ब्लड के वॉल्यूम और प्रेशर को, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, सॉल्ट जिसका अलग अलग जगहों पे काम, कोई ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, कोई ट्रांसपोर्ट और डिफेंस करता है, कोई क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई ब्लड के पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है। तो अलग अलग टाइप के जो आपके ब्लड सेल्स हैं, जो ब्लड है या ब्लड प्रोटीन्स हैं या प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, वो उनका अपना अलग अलग रोल आपके ब्लड के अंदर ही देखने को मिलता है। साथ में हमारे प्लाज्मा में गैसेस भी मौजूद होती हैं, न्यूट्रिएंट जैसे लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब मौजूद होता है। हार्मोन्स मौजूद होता है, हार्मोन्स एंड वाइटामिन मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट में करिएगा, ग्लूकोज करिएगा, और नाइट्रोजन वेस्ट। भाई हमारा जो भी ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी में फिल्टर होने के लिए जाता है। अब ब्लड सब के अंदर अलग अलग है तो न्यूट्रिएंट वेस्ट भी अलग हो सकता है। किसी में यूरिया होगा, किसी में यूरिक एसिड होगा। तो मेरे कहने का टोटली सी बात इतनी है कि आप ही के ब्लड के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीनों में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन के साथ में जो सॉल्ट है, इनका ब्लड के प्लाज्मा में अपना एक अलग से रोल है। और वो रोल मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया कि एल्ब्यूमिन ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम के लिए, ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस के लिए। बगल में आपको चार्ट दिख रहा होगा। तो ये प्लाज्मा है। जब आप ब्लड को लेते हो, ब्लड को ऐसे शेक करते हैं, ब्लड को शेक करने के बाद ब्लड को छोड़ दीजिए। ब्लड को छोड़ने के बाद ऊपर की तरफ एक लेयर, सुपरनेटेड जो लेयर ऊपर की तरफ है, वही प्लाज्मा होती है, जो थोड़ा येलोविश कलर की है, कलरलेस टाइप की होगी, वो येलोविश कलर की। फिर उसके बाद नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें प्लेटलेट्स, WBC, RBC, ये सब होते हैं नीचे की तरफ। बात समझ में? मतलब दोनों लेयर अलग। तो जो लेयर अलग हो रही है ना ऊपर साइड में, थोड़ा ज्यादा अमाउंट में है, वही है आपकी प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। तो ये है प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन जैसी प्रोटीन्स आती हैं। साथ में इसमें बहुत सारे आयन आते हैं, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, SCO3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। बाइकार्बोनेट जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के लिए काम करेगा। क्लोरीन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तो भाई हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, ये ब्लड ही ऑपरेट कर रहा है, इसको ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। अब आगे आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपकी बॉडी का, आपके ब्लड का जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो है आपका RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBC जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट जिसे हम लोग जनरली थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें ये चीजें हमें नहीं जाननी है। हमें ये चीजें जाननी है कि आखिर इन सभी चीजों का रोल क्या होता है। तो आइए, बगल में एक चार्ट आपको दिख रहा हो। RBC जो होता है वो हमारी ब्लड के अंदर केवल उसका वन फंक्शन होता है। क्या होता है उसका फंक्शन? की चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। ऐसा क्यों? वो चीजों को ट्रांसपोर्ट ही क्यों कर रही है? वो एक सेल है, वो कुछ और भी कर सकती है? नहीं, वो और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमारी RBC होती है उस RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। मैच्योर RBC के अंदर न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलता है। और जिस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, बात याद रखिएगा कि जिस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा वो सेल अपने से कोई फंक्शन परफॉर्म करे, ये बड़ी दिक्कत है। तो इसका केवल एक काम होता है, ये कंटेन करता है, RBC कंटेन हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन दो चीज से बना है, हीम और ग्लोबिन प्रोटीन। हीम जो होता है वो है आयरन, एंड आयरन हैव टेंडेंसी टू बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड गिव इट अ रेड कलर। वो रेड कलर देता है जब वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो इसीलिए जब भी हम लोग ब्लड को देखते हैं या RBC को देखते हैं तो RBC जनरली हमको रेड दिखाई देता है, क्योंकि दरअसल वो आयरन से जो हमारे जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आयरन से बाइंड किया हुआ है। तो इसलिए यहां पे हमें वो रेड कलर का अपीयरेंस देता है। उसका केवल एक काम है, ब्लड उसको, बॉडी उसको पंप करता है, हार्ट उसे पंप करता है और वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो ये चीजें सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो सभी की सभी ब्लड, जितनी भी सेल ब्लड है, ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स या फ्रेगमेंट,
दिस इज मेड अप फ्रॉम हेमाटोपोएटिक सेल। क्या? हेमाटोपोएटिक सेल। अब व्हाट इज दिस हेमाटोपोएटिक सेल? These hematopoietic cell have multi-potential to divide and make a different cells। कहने का मतलब ये है कि ये हेमाटोपोएटिक सेल एक तरह की स्टेम सेल है जो आपके हर तरीके के ब्लड को बनाने के लिए, WBC के सारे टाइप्स हेमाटोपोएटिक सेल से आते हैं, RBC हेमाटोपोएटिक सेल से आता है, प्लेटलेट्स हेमाटोपोएटिक सेल से आता है। ये सारी की सारी जो सेल्स बनी है ये एक ही सेल से बनी है जिसका नाम है हेमाटोपोएटिक सेल। और ये हेमाटोपोएटिक सेल जो है वो प्रेजेंट होता है आपके बोन मैरो में। कहां पे? बोन मैरो में मौजूद होता है, रेड बोन मैरो में। और वहीं से ये जब सेल निकलती हैं तो आपके ब्लड बनते हैं और ये हर बार बनते हैं। कोई ब्लड 3 महीने में बनता है, कोई ब्लड 1 हफ्ते में बनता है। तो ये ब्लड हर बार बनते हैं और हर बार मरते हैं। वही हाल आरबीसी का है। आरबीसी बाइकॉन्केव शेप की होती है और तकरीबन इसकी जो लाइफ स्पॉन होती है वो 100 से 120 दिनों के बीच होती है। और इनके नंबर की मैं बात करूं तो 4 से 6 लाख के बीच में ये आपकी बॉडी के अंदर होते हैं एमएमक्यू के हिसाब से। इनका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। ये इनका मेन बेसिक सा फंक्शन। और जब ये 3 महीने बाद मरते हैं तो ये जहां मरते हैं उसका नाम है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये है आपका आरबीसी का एक सिमिलर सा थोड़ा सा फंक्शन और थोड़ा पैटर्न। अगर हम डब्ल्यूबीसी को लें तो डब्ल्यूबीसी में भाई बहुत डाइवर्सिटी। डब्ल्यूबीसी में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि डब्ल्यूबीसी कई टाइप्स के जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। डब्ल्यूबीसी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स, या ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स और एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स। ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट में 3 आते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल को हम इओसिनोफिल कहते हैं क्योंकि वहां पे एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसका नाम है इओसिन। क्या नाम है? इओसिन। वो रेड और ऑरेंज कलर का हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है। जब ये जनरली हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक कंडीशंस को, जैसे आस्थमा है, फीवर वगैरह में मदद करता है और साथ में बहुत सारे इंटरनल पैरासाइट्स हैं, उनसे जो है वो हमें प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो इओसिनोफिल का होता है। दूसरी तरफ बेसोफिल होता है। बेसोफिल हिस्टामिन रिलीज करवाता है बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए यहां पे आपके, और साथ में हिपैरिन का मतलब फैट मॉलिक्यूल्स को ब्लड से रिमूव करना। तो बेसोफिल एक अलग तरह का है। न्यूट्रोफिल की जब आप बात करेंगे तो न्यूट्रोफिल वो भी भाई साहब आपका ग्रेनुलोसाइट्स में आता है। न्यूट्रोफिल थोड़ा छोटा होता है, ठीक है ना, इनकी एज उतनी ज्यादा नहीं होती है। नंबर ऑफ लोब्स जो होते हैं वो इनमें थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह एक ग्रेनुलोसाइट को जब आप आएंगे तो उसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स आएंगे। बी, टी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो हैं वो आपके क्या हैं? वो आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर जो है वो रखे जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर बहुत सारी वेराइटीज हैं। आरबीसी में एक ही तरह का है। डब्ल्यूबीसी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल ये हो गए ग्रेनुलो वाले, और जो लिम्फोसाइटिक सेल्स हो गई वो हो गई एग्रेनुलोसाइट्स। लेकिन आइए थोड़ा इसके बारे में भी हम हल्का सा समझते हैं कि ये सारी चीजें दरअसल होती क्या है। तो जब आप देखते हैं अपने वाइट ब्लड सेल्स को, तो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो ग्रेनुलोसाइट दिखता है वो आपके साइटोप्लाज्म ग्रेनुलोसाइट, इसमें ग्रेनुल मौजूद होते हैं और इनकी जो लाइफ स्पॉन होती है वो 12 घंटे से 3 दिन की होती है। ये तकरीबन हमारे डब्ल्यूबीसी का, मैंने कहा ब्लड का, डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% भाग है। तो मतलब सबसे ज्यादा हमारे जो उसमें मौजूद होते हैं वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। सबसे ज्यादा कौन होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है। और इनका काम होता है फैगोसाइटिक करना, किसी भी पैरासाइट को, जो भी ब्लड के अंदर हार्मफुल चीज है उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको अपने सेल के अंदर लेना और उसे क्या कर देना? ब्रेक कर देना। इओसिनोफिल न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, इसमें इओसिन मौजूद होता है। ये तकरीबन 1 से 3% होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी का, 1 to 3% जो है वो इओसिनोफिल बनाता है। इनका काम होता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, फॉरेन सब्सटेंसेस से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। और ये सारे के सारे ग्रेनुलोसाइट्स हैं। और बेसोफिल जो होता है वो, उसके न्यूक्लियस होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। क्या होते हैं? बाइलोब्ड। मतलब उसमें केवल 2 लोब आपको देखने को मिलते हैं, जिसको देख करके आप पहचान सकते हो ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस है और ये आपका क्या है? बेसोफिल है। और इसमें जो केमिकल होता है जिसके कारण का कलर आता है वो है हीमेटोजाइलिन। और ये तकरीबन आपके डब्ल्यूबीसी का 0.5 से 1% बनाने का काम डब्ल्यूबीसी का इसका होता है। रिलीज एंटीकोगुलेंट हिपैरिन। हिपैरिन जो होता है वो हमारे ब्लड में
कोगुलेशन या ब्लड का थक्का या ब्लड को कहीं जमने नहीं देता है। तो हिपैरिन को जो बनाने का रिलीज करने का काम है वो है बेसोफिल। बच्चे हिपैरिन और हिस्टामिन, हिस्टामिन जब वर्ड आता है तो वहां पे एलर्जिक रिएक्शन वर्ड आता है, लेकिन हिपैरिन वर्ड है तो ब्लड के कोगुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। ये बातों को ध्यान रखिएगा। दूसरा जो टाइप है डब्ल्यूबीसी का वो है ए ग्रेनुलोसाइट, जिसमें आती हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स 3 to 9% डब्ल्यूबीसी का होती है मोनोसाइट्स, इनका काम भी फैगोसाइटिक का होता है। और लिम्फोसाइट जो है वो दूसरे सबसे ज्यादा ब्लड होती हैं, जिसमें आपको 25 से 33% देखने को मिलती हैं, और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स। आपकी बॉडी के अंदर जो भी एंटीबॉडीज वगैरह को प्रोड्यूस करना है, उस एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का जो काम करती हैं वो करती हैं आपकी डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का एक सूत्री कार्यक्रम है, या तो आपके इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगी, या तो फॉरेन पार्टिकल्स को मारेंगी, या तो आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करेंगी, या तो फिर आपकी बॉडी में हिपैरिन वाला जो मैंने फंक्शन बताया वो। ये 3-4 फंक्शन आपको डब्ल्यूबीसी के हमेशा ध्यान में रखने। और ये डब्ल्यूबीसी हमारा एक फॉर्म्ड एलिमेंट है, जो कि तकरीबन हमारी बॉडी में 6000 से लेकर के 8000 mm³ तक होता है। ठीक है, 6000 to 8000। अब डब्ल्यूबीसी की सेल थोड़ी बड़ी भी होती है, इनके पास न्यूक्लियस भी होता है, तो ये इनकी लाइफ स्पॉन उतनी ज्यादा नहीं होती है। इसको आपको जनरली जो है वो मान करके चलना है। अगला आता है प्लेटलेट्स। जैसा कि मैंने कहा कि प्लेटलेट्स को लोग सेल मानते हैं। प्लेटलेट्स एक तरह की सेल ही नहीं है। प्लेटलेट्स एक सेल फ्रेगमेंट है जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, बिकॉज यहां पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। इसी प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होती है तो वो बनाती है आपकी ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए फाइब्रिनोजन, या फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करती है फाइब्रिन में, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। और ये सारी की सारी ब्लड, प्लेटलेट्स या कुछ भी हो, ये एक स्पेशल सेल हिमेटोपोएटिक सेल, और हिमेटोपोएटिक सेल ही बनाता है मेगा कैरियोसाइट्स। जैसे मैंने कहा उसका काम है डब्ल्यूबीसी का बनाना, आरबीसी का बनाना, वैसे ही बोन मैरो से एक एक्स्ट्रा सेल बनती है जिसे हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। बड़ी सेल होती है, यही सेल के फ्रैगमेंट से आपके बनते हैं प्लेटलेट्स, और जिसमें तकरीबन कितने प्लेटलेट्स बन सकते हैं, तकरीबन 1.5 लाख से 3.5 लाख तक mm³ तक प्लेटलेट्स जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए। प्लेटलेट्स बहुत तरह के सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, जैसे इनसे अटैचमेंट बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं, और वो सारे फैक्टर जब मिलते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके बारे में आगे अलग से बात करूंगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना कि प्लेटलेट्स कोई सेल नहीं, वो सेल का एक फ्रैगमेंट है, जिससे जो कि जनरली कौन सेल है, मेगा कैरियोसाइट। और मेगा कैरियोसाइट से वो सारे की सारी चीजें बनी हुई हैं, जिनका ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको तकरीबन 1.5 लाख से 3 लाख देखने को मिलता है। ये बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, टूट के बनते हैं, और ये सेल फ्रैगमेंट है। क्या है? सेल फ्रैगमेंट है। और अगर किसी के अंदर प्लेटलेट्स को बनाने वाली सेल्स नहीं होंगी तो उनको एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसको हम हीमोफीलिया कहते हैं, या जिनके अंदर जो प्लेटलेट्स जो ब्लड की क्लॉटिंग करने वाले जो भी फैक्टर्स अगर वो एब्सेंट हुए तो उन्हें हीमोफीलिया डिजीज हो जाती है। तो ये बातों को आपको जनरली ध्यान में रखना है अबाउट प्लेटलेट्स एंड अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट। अगली चीज जो आती है वो आती है ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसके बारे में बात करेंगे आपसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा, और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज हमारे इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है, तो आप सभी लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सबसे पहले अपने ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हम लोग आज बात करने वाले हैं RH फैक्टर के बारे में, RH ग्रुपिंग के बारे में, फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग के बारे में, और फिर लिम्फ के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग उतनी ही बातें करेंगे जितने आपके एनसीईआरटी में चीज़ों को मेंशन किया गया है। तो आराम से इस वीडियो को एंजॉय करिएगा, समझ में आपको सारी चीज़ें आएंगी। और इन सभी टॉपिक के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो भी उसकी भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी देखते रहिएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा अगर आप बहुत डिटेल में चाहते हैं तो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपने देखा हुआ था कि मैंने बात किया हुआ था आपको कि हमारे जो ब्लड होते हैं वो उनमें कौन कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। अलग अलग तरह के ब्लड में आपको अलग अलग तरह के मतलब एक ब्लड के अंदर आपको अलग अलग तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर भी हम लोग कुछ ऐसी ही बातें जो है वो करने वाले हैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं और ब्लड ग्रुप कैसे अलग होता है। तो सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। जेनेटिक्स चैप्टर में भी 12th में भी आपको ये देखने को मिलेगा। क्या था कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल एंड स्टीनर। शुरुआत में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर के समय पे
बहुत सारा अमाउंट में लोग मरते थे, और जब लोग मरते थे तो उनको जो है किसी भी इंसान का जिसका ब्लड बहुत ज़्यादा ड्रेन में बह जाता था या निकल जाता था, उनको क्या होता था कि वो ब्लड को चढ़ाया जाता था। ठीक है, ब्लड को उनके बॉडी में दोबारा से चढ़ाते थे, मतलब ब्लड को उसमें डालते थे। तो इससे क्या हुआ कि कई दफ़े तो मरीज बच जाते थे, ब्लड की कमी नहीं होती थी, कई दफ़े मरीज बच जाते थे। लेकिन कई दफ़े ऐसा होता था कि मरीज के ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूजन या कोगुलेशन शुरू हो जाता था, ब्लड कोगुलेट करने लगता था, जिसके कारण हुआ क्या कि जो मरीज होते थे वो मर जाते थे। तो बड़ा इस सोच में भाई सब पड़े कि भाई इतना ब्लड देने के बावजूद भी ऐसा क्या हो रहा है। तो कार्ल एंडरसन जी ने बताया भाई केवल ब्लड चढ़ा देने से कुछ नहीं होता, सबका खून लाल ही है, लेकिन उस ब्लड के अंदर जो फैक्टर्स हैं, जो शुगर हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी भी ह्यूमन बीइंग का भी जो शुगर है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये है भाई कितने टाइप के ब्लड या एंटीजेंस मौजूद हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यही से आई कि भाई देखो, अब आपको जो है सेम ब्लड चढ़ा देने या आपको केवल ब्लड चढ़ा देने से आप सोच लो कि मरीज बच जाएगा, तो नहीं बचेगा। उसको सेम टाइप का ब्लड या सेम ग्रुप का ब्लड चढ़ाना होगा। तो वहां से शुरुआत होती है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जब बनाया गया तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड है वो ए है, बी है या ओ है। दैट इज ओनली डिपेंड अपॉन, ये याद रखिएगा कि हमारा जो ब्लड होता है उसके लिए जीन एक ही सिंपल है, आई जीन मेंशन किया जाता है, आई जीन। उस पे मौजूद जो एंटीजन है, क्या है, एंटीजन है। अगर वो ए टाइप का है तो क्या होगा, बी टाइप का है तो हमें कैसे पता चलेगा, ओ टाइप का है तो हमें कैसे पता चलेगा। मतलब कुल मिलाकर के फिर ध्यान सुन लीजिए, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि शुरुआत में लोगों को केवल ब्लड चढ़ाया जाता था, उनमें कोई ग्रुपिंग सिस्टम नहीं थी। जब ग्रुपिंग सिस्टम नहीं थी और लोगों को जो ब्लड चढ़ाया जाता था, तो जो ब्लड लोगों को चढ़ाया जाता था उस ब्लड को चढ़ाने से अगर उन दोनों के ग्रुप्स अलग थे, एक के पास में ए एंटीजन है, अगर हमने इसको बी एंटीजन वाले का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो फिर आपस में ब्लड कोगुलेट कर जाते थे। और ब्लड के कोगुलेट करने के कारण या एंटीबॉडीज बना लेने के कारण जो ब्लड होती थी वो मर जाती थी, ब्लड सेल्स डेड हो जाती थी और आदमी मर जाता था, मरीज मर जाता था। तो हमें सेम टाइप के आदमी पे सेम टाइप का ही ब्लड ग्रुप चढ़ाना है। अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए है तो उस पर ए ही क्यों चढ़ाना, और ये कैसे पता लगता है, ध्यान सुनिए। जब हमने देखा कि ए ब्लड ग्रुप के सिस्टम को, जब हमने ए ब्लड ग्रुप सिस्टम वाले ह्यूमन बीइंग को लिया, उसके ब्लड को निकाला और उसके ब्लड को हमने देखा, तो ए ब्लड ग्रुप वाले में हमको शुगर के सारे स्ट्रक्चर सेम दिखे, शुगर के चारों स्ट्रक्चर सेम दिखे, फ्रक्टोज सेम है, गैलेक्टोज सेम है, और आपका जो है, लेकिन उसके अंदर एक जो शुगर है वो हमें ए ग्रुप के अंदर ऐसा दिखा जो हमें तीनों किसी ग्रुप में देखने को नहीं मिला, ओ को छोड़ करके। हमें ना बी में वो देखने को मिला, ना ओ में देखने को मिला, ओ में देखने को मिला, और वो है आपका एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन। एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन एक ऐसा शुगर है जो केवल और केवल ए में एग्जिस्ट करता है। तो जिसके भी ब्लड में एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन है, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। इतनी बात क्लियर। दूसरी बात आई सामने कि भाई बी ब्लड ग्रुप क्या होगा। बी ब्लड ग्रुप में देखा गया कि भाई जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा गैलेक्टोस मौजूद है, जहां एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन ए में था वहीं पे बी में क्या है, गैलेक्टोस मौजूद है। अगर गैलेक्टोस मौजूद है तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म से हमने ये पा लिया कि दोनों ह्यूमन बीइंग में हमें ये पता लगाना है कि किसके अंदर एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन और किसके अंदर गैलेक्टोस है। अब तुम गैलेक्टोस वाले को गैलेक्टोसामीन में नहीं डालोगे, अगर तुमने बी को ए में डाला तो गए काम से। तो उसके बाद हो भाई ओ में क्या, ओ में कोई था ही नहीं, ओ में ना ये शुगर मिला ना वो शुगर मिला, ओ में ना ए वाला मिला ना बी वाला मिला, तो इसीलिए हमने इसको ओ नाम दे दिया। भाई इसके अंदर नथिंग, इसके अंदर सारे शुगर कॉमन है लेकिन ए और बी वाला शुगर नहीं है। और नंबर चौथे पे जो था ए बी, उसके अंदर ए वाला शुगर भी था और बी वाला शुगर भी था। तो इस तरीके से बातें बहुत ही क्लियर हो गई कि जो आपका ब्लड ग्रुप है वो टोटली शुगर पे डिपेंड करता है। जो शुगर ए में है वो बी में नहीं है, जो बी में है वो ए में नहीं है, ए ओ में को दोनों नहीं है और ए बी में दोनों है। तो इस तरीके से टोटल 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स निकल करके जो है वो सामने आए। और यही 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम जो हमारे पास में आए, इन्हीं 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम से हमने जो है चीजों को
एनालाइज करना शुरू किया और अब हम जो है उन ह्यूमन बीइंग को वही ब्लड ग्रुप देते थे जो ब्लड ग्रुप उनका था। लेकिन सवाल इस बात का आया कि जब हमको ब्लड ग्रुप देते थे, लेकिन उसके पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि ओ जो होता है हमारा, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है हमारा, वो कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। क्योंकि भाई साहब उसके पास तो कोई शुगर है ही नहीं है, ना उसके पास ए है ना उसके पास बी है, तो वो जिसको भी ब्लड देगा वो दूसरे का ब्लड उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, उसको लगेगा यार कुछ है नहीं है, तो ये तो कॉमन चीज है। क्योंकि वो जितने शुगर ओ में होते हैं उतने शुगर बाकियों में पहले से मौजूद है। देखो बॉडी हमारा जो ब्लड है वो उसको डिटेक्ट करता है कि जो हमारे पास नहीं वो कैसे यहां से आ गया, तो हमारी बॉडी इसको डिटेक्ट कर लेती है। लेकिन ओ के पास तो दोनों नहीं है, तो उसको कुछ नया दिखने को ही नहीं मिला, तो ओ को सारे ब्लड ग्रुप ले लेते हैं। लेकिन एबी में क्या है, एबी में क्या, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है उसको एबी दे दिया तुमने, उसको तुमने क्या दे दिया, उसको तुमने एबी दे दिया। और जो आपका एबी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो सबका ले लेगा। भाई साहब अगर ए वाला आ रहा है उसके पास ए वाला शुगर भी है, बी वाला उसके पास बी वाला शुगर भी है, काम बन गया भाई उसका। तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, लेकिन वो किसी को नहीं दे सकता। अगर ए बी वाला किसी में गया, ए बी वाला ए में गया तो बी भी उसके पास है, तुरंत रिएक्ट हो जाएगा। अगर ए बी वाला चला गया किसके पास में, बी वाले के पास में, तो ए वाला रिएक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि हमारा ब्लड ग्रुप में ओ जो है वो यूनिवर्सल है, डोनर है, और ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। अब यहां पे मुद्दे पे आते हैं। चलिए सब कुछ ब्लड ग्रुप क्लियर हो गया, कार्ल एनिस्टन जी ने बता दिया, बहुत बड़ी वाहवाही हो गई, चलो भाई ठीक है, अभी कार्ल एनिस्टन जी का नाम बहुत अमर हो गया। लेकिन फिर से नया ड्रामा शुरू हो गया। अभी तक हमने जो ब्लड देखा था वो एच एंटीजन का था, ए बी ए ओ ये सब एच एंटीजन पे है, ये दे ऑल आर एच एंटीजन, ये सभी के सभी एच एंटीजन पे प्रेजेंट है। अगर जिसके पास ए वाला शुगर है वो ए एंटीजन हो गया, बी वाला है तो बी एंटीजन, ठीक है, एच एंटीजन पे। लेकिन अचानक से लोगों को पता चला कि भाई साहब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे भी ब्लड हैं या ऐसे भी ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स हैं जो हमारे ब्लड में एक्सपोज होते हैं, और वो एंटीजन का नाम है आर एच एंटीजन। नए एंटीजन की बात आ गई भाई सामने। अब इसकी बात कैसे पता चली, बहुत ध्यान सुनिए, बहुत बड़ी कहानी। बात हुआ यूं कि कार्ल एंड स्टीनर के बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट और आए और देखा गया कि यार सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाने के बावजूद भी मौतें हो रही हैं। जो प्रेग्नेंट मदर है उसके बच्चे की मौत हो रही है। तो लोगों के मन में एक सवाल आया कि आखिर अगर ये ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम एराइज कहां से हो रही है। तो इसके लिए रीसस नाम के एक मंकी के अंदर स्टडी हुई और पाया गया कि जो रीसस मंकी होता है उसके अंदर एक ऐसा एंटीजन देखने को मिला जो हमारे एंटीजन से सेम था। दैट इज अ RH एंटीजन। जो हमारी बॉडी में एक एक्स्ट्रा एंटीजन होता था उसको रीसस मंकी में भी रिकॉर्ड किया गया, इसीलिए हमने उसको नाम दिया RH फैक्टर। अब ये RH फैक्टर है क्या, ह्यूमन की बॉडी के अंदर जैसे बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बीइंग होते हैं, 80% के आसपास ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं जिनके ब्लड में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है। और अगर हमारे ब्लड में RH एंटीजन प्रेजेंट है तो हम होंगे RH पॉजिटिव, और अगर हमारे ब्लड के अंदर RH एंटीजन मौजूद नहीं है तब होंगे हम RH नेगेटिव। लेकिन अब तुम्हारे मन में आएगा सर इससे ब्लड का कनेक्शन क्या, मतलब देखिए अगर कोई इंडिविजुअल RH पॉजिटिव है जिसके अंदर RH एंटीजन है, और अगर कोई एंटीजन RH नेगेटिव, अगर कोई ह्यूमन बीइंग RH नेगेटिव है जिसके पास RH एंटीजन नहीं है और RH नेगेटिव वाले ने RH पॉजिटिव को ब्लड दे दिया तो भाई साहब बड़ा लोचा हो जाएगा। RH पॉजिटिव वाला जो है वो RH नेगेटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। रिमेंबर एंटीबॉडीज गाइस, एंटीबॉडीज का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर आने वाले फॉरेन पार्टिकल को मारना, फॉरेन पार्टिकल को मारना। और हमारी बॉडी में जो चीज नहीं होती है ना, अगर वो चीज बाहर से आ रही है तो हमारी बॉडी को लगता है कि कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है जिसके लिए हमारी बॉडी नहीं बनी है। तो हमारी बॉडी के अंदर RH पॉजिटिव है और जहां से ब्लड आ रहा है वो RH नेगेटिव है। RH पॉजिटिव के खिलाफ RH नेगेटिव के खिलाफ हमारी बॉडी RH पॉजिटिव बनाना, RH नेगेटिव का एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी और वो एंटीबॉडी जाकर के RH नेगेटिव को मार देगी। तब यहां समझ में आया कि भाई अब केवल और केवल ब्लड ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, अब RH एंटीजन भी सेम होना चाहिए, ताकि जब हम जिसको ब्लड चढ़ाएं पता हो कि वो RH पॉजिटिव है या फिर RH नेगेटिव है। तो
तो ये नई चीज जो है वो जब सामने आई लोगों के मन में, तो भाई साहब बहुत बड़ी चीजें जो है वो होनी शुरू हो गई। तो अब मेरी बात को आप बहुत ही गौर से सुनेंगे। तो क्या हुआ कि प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर का केस आप पहले समझ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आएगी होगी कि RH पॉजिटिव में RH नेगेटिव वाला नहीं आना चाहिए, वरना जो है RH पॉजिटिव वाला उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर एक डिजीज देखने को मिली जो इसी RH से रिलेटेड थी। उस डिजीज का नाम था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो है ये एक ऐसी डिजीज थी जो कि एक प्रेग्नेंट वीमेन से एक बच्चे के अंदर जो है वो कॉज हो रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज थी। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या होता है कि जब कोई प्रेग्नेंट, जब मान लो कि एक आदमी है जो RH पॉजिटिव है, उसकी शादी एक औरत से हुई जो RH नेगेटिव है। RH पॉजिटिव फादर और RH नेगेटिव मदर, दोनों की शादी के बाद जो बच्चा हुआ वो बच्चा RH पॉजिटिव हो गया, मतलब वो फादर को चला गया। अब बच्चे के अंदर जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव वाला और मां जो है वो RH नेगेटिव वाली, और बच्चा बन किस में रहा है? मां के अंदर। रिस्क के चांसेस सबसे ज्यादा बच्चा मां के अंदर बन रहा है ना, वो बच्चा जो मां के अंदर बन रहा है वो RH नेगेटिव है, सॉरी RH पॉजिटिव है, और मां जिसके अंदर ये हो रहा है वो RH पॉजिटिव है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो बच्चे ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे जो RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स है वो गलती से मां के सर्कुलेशन में जा सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ऐसा हो गया कि बच्चे का जो ब्लड है वो मूव करके अगर चला गया मां के ब्लड के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि जो मां की ब्लड है वो उस बच्चे के RH पॉजिटिव के खिलाफ अपने अंदर धीरे धीरे क्या बनाना शुरू कर देगी? एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। पहला बच्चा तो किसी तरह डिलीवरी होकर निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि तब तक मां की एंटीबॉडी अपना रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी। लेकिन जब दूसरी प्रेगनेंसी होगी, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑलरेडी मां के अंदर वो एंटीबॉडी बनी रहेगी। और जब पहले वाले में तो एंटीबॉडी नहीं बनी थी ना, पहले वाले में एंटीबॉडी बनना शुरू हुई थी, लेकिन दूसरी वाली जब प्रेगनेंसी आएगी तो उस समय एंटीबॉडी बन के तैयार रहेगी। जैसे ही मां अपने बच्चे को न्यूट्रिशन भेजेगी, और ये तब पॉसिबल है जब दूसरा बच्चा भी क्या हो? RH पॉजिटिव हो, तभी होने की संभावना है। अगर मान लो फिर से प्रेग्नेंट हुई विमेन और उसका बच्चा RH पॉजिटिव हो गया और फिर से मदर RH नेगेटिव हो गई, तो अब की बार जो RH नेगेटिव मदर वाली जो है वो भाई साहब उसके पास में मौजूद है क्या? एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी जो है, कई ऐसी एंटीबॉडीज होती जिनका शेप या जिनका साइज बहुत छोटा होता है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर चली जाएंगी एंटीबॉडी। कुछ ऐसी एंटीबॉडी होती है जिनका साइज बड़ा होता है, वो नहीं क्रॉस करेंगी। लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी में जब एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू न्यूट्रिशन बच्चे को जाता है, उसी से होते हुए वो एंटीबॉडी चली जाएगी बच्चे के अंदर। और अगर बच्चे के अंदर वो गई तो उसका ब्लड एक्सपोज हो जाएगा बच्चे का, और वो बच्चे के ब्लड को मारना शुरू कर देगी। ऐसे सिचुएशन में बच्चे की मौत हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बात मेरी फिर समझ में लीजिए, एकदम आसान से। पहली प्रेगनेंसी में मां के ब्लड ने केवल और केवल हो सकता है बच्चे का ब्लड एक्सपोज हो जाए, बच्चे के ब्लड से मां का ब्लड एक्सपोज हो जाए और एंटीबॉडी मां प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, तो पहले वाला बच्चा तो निकल जाएगा क्योंकि एंटीबॉडी वहां पे नहीं रहती, तब तक बच्चा डिलीवर हो जाता है। लेकिन अब तो ब्लड तो पहुंच ही गया ना मां के खून के अंदर, बच्चे का ब्लड मां के खून में पहुंच गया है, अब मां एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी है। अब जो दूसरी प्रेगनेंसी होगी, दूसरी प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑलरेडी उसके पास एंटीबॉडी मौजूद रहेगी। अब जैसे भाई ब्लड से ही तो न्यूट्रिशन जाता है बच्चे के अंदर, जैसे ही ब्लड से न्यूट्रिशन जाएगा तो जो छोटा सा एंटीबॉडी होगा, जो खतरनाक छोटी एंटीबॉडी है, वो प्लेसेंटा के सहारे जो है प्लेसेंटा क्रॉस करके अम्बिलिकल कॉर्ड सारे बच्चे के अंदर चली जाएंगी और बच्चे की ब्लड से एक्सपोज होकर के काम खत्म, बच्चे काम खत्म। अब इसको सर बचाया कैसे जाए? इसके ट्रीटमेंट के लिए एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है RHO-D। RH प्लस रेड ब्लड सेल्स एंटर इनटू मदर सर्कुलेशन में जाए तो तुम्हें क्या करना है? पहला काम ये करना है कि मदर को RHO-D नाम का इंजेक्शन लगा देना है।
जैसे ही आप इस रोडी नाम के इम्यूनोग्लोबिन को लगाओगे, इंजेक्ट करोगे मदर के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या होगा कि जब RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स मदर सर्कुलेशन में जाएगा, तो क्या होगा कि जो मदर सर्कुलेशन में जाएगा, तो जो बच्चे का जो बच्चे के अंदर अभी जो ब्लड सर्कुलेशन गया है, उससे जाकर के ये बाइंड कर जाएगा, और बाइंड कर जाएगा तो मदर के अंदर होने वाले इम्यून रिस्पॉन्स को रोक लेगा। वो जाकर के उससे बाइंड कर जाएगा, उस ब्लड से जो हमने रोडी डाला है वो जाकर के बच्चे के ब्लड से बाइंड कर जाएगा। अब बच्चे के ब्लड से जब वो बाइंड कर जाएगा तो मदर की ब्लड जो है वो उसको समझ नहीं पाएगी कि ये बाहर से कोई पार्टिकल आया है, और इस तरीके से आप रोडी इंजेक्ट करके बच्चे को बचा सकते हो। तो इस तरीके से यही है RH फैक्टर गाइस, और इसी RH फैक्टर के अंदर जब आप देखते हो तो काफी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। अगर शुरुआत में जो पहला बच्चा होता है उसके अंदर बहुत सारा तो दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे एनीमिया हो गया, जॉइंटिस हो गया, ये सब आ सकती है। लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी में तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस। मेरा नाम है अंकित मिश्रा, और आज की इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप सब क्लास 10th में ही पढ़े होंगे, ये दोनों चीज़ें आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, बस उसी चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे ताकि आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी और एडवांस हो जाएं। दरअसल जाने वाली बात यह है कि ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स होती है, और जनरली हमारे ब्लड प्लेटलेट्स का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे प्लेटलेट्स का, जिसको आज हम इस वीडियो के अंदर पूरे डायग्रामेटिक तरीके से अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले आइए हम बातों को समझ लेते हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में 3 डिफरेंट टाइप्स के ब्लड होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और आपका थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट जो होता है उसी को जनरली हम लोग प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रैगमेंट से बनी हुई ब्लड सेल्स होती हैं, जिनकी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में मेंशन करेंगे। दरअसल प्लेटलेट्स का काम होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग करना। आप जनरली देखते हो कि जब भी आपको चोट लगती है तो चोट लगने के बाद आपके बॉडी के या आपके जो घाव होता है, जो कट्स होते हैं, वहां पे थोड़ा सा ब्लड का एक सीरम टाइप का जमा हो जाता है, ब्राउन कलर का एक क्लॉटिंग जमा हो जाती है। दरअसल वही जो क्लॉटिंग होती है, उसी क्लॉटिंग को जनरली हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, इस ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से फैक्टर्स मौजूद होते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। देखिए बात ये होती है कि जब हम लोग ब्लड क्लॉटिंग को देखते हैं तो जब भी आपकी ब्लड रप्चर होती है, तो ब्लड के रप्चर होने के बाद में वहां पे आपको RBC भी देखने को मिलती है, उसी ब्लड में आपको प्लेटलेट्स भी देखने को मिलती है। मतलब एक तो आपकी RBC होती है और दूसरे नंबर पे आपकी क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, अब प्लेटलेट्स और RBC को छोड़ करके भी वहां पे बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें एक्टिवेट करने का काम, हमारे ब्लड में ही सारे के सारे फैक्टर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें एक्टिवेट करने का काम या उसकी शुरुआत जो होती है वो हमारे प्लेटलेट से ही होती है। तो प्लेटलेट से ही उसकी शुरुआत होनी है, प्लेटलेट से ही आपकी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बननी होती है। तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको रेड ब्लड सेल्स दिख रही होगी, प्लेटलेट्स दिख रही होगी, साथ में आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे ब्लड के अंदर कोई एक आध दो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। मतलब बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर, तो केवल उनको हम लोग जनरली कैस्केड का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं, आराम से भी बात करते हैं। ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो जनरली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्लेटलेट्स की होती है वो होती है आपकी, एक तो होती है आपकी थ्रोम्बिन और दूसरी होती है फाइब्रिन। लेकिन अब आपको पता है कि ब्लड हमेशा तो क्लॉट कर नहीं रही है, ब्लड को हमेशा मूवमेंट करना होता है। तो अगर ब्लड को क्लॉट करना है तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए ये सभी फैक्टर्स जो फाइब्रिन है या जो थ्रोम्बिन है, ये जो भी थ्रोम्बिन और फाइब्रिन है, ये सभी फैक्टर इन थ्रोम्बिन और फाइब्रिन को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। क्योंकि हमारी ब्लड के अंदर जो फाइब्रिन होती है वो फाइब्रिनोजेन के फॉर्म में होती है, और जो थ्रोम्बिन होती है वो थ्रोम्बिनोजेन के फॉर्म में होती है। रिमेंबर, ध्यान रखें कि जहां पे भी हमारी ब्लड वेसल डैमेज होगी उस जगह पे रिपेयरिंग के लिए हमें 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की जरूरत है, एक फाइब्रिन और एक थ्रोम्बिन। लेकिन बात ये होती है कि न तो थ्रोम्बिन और ना ही फाइब्रिन, ये दोनों चीजें हमारे ब्लड में नॉर्मल कंडीशन पे एक्टिवेट नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही हमारी ब्लड वेसल डैमेज होती है, प्लेटलेट जो है सिग्नल्स देना शुरू करती है, इंफॉर्मेशन देना शुरू करती है, और प्लेटलेट्स ही इन फैक्टर्स को एक्टिवेट करती है। क्योंकि जब आपकी
जो ब्लड की जो एंडोथेलियम वॉल है जब वो डैमेज होती है तो उस वॉल के डैमेज होने के बाद में या उस वेसल के डैमेज होने के बाद में क्या होता है कि वही प्लेटलेट्स आपके कोलेजन फाइबर्स को बनाना और तमाम तरह के फैक्टर्स को एक्टिवेट करने का काम प्लेटलेट्स का होता है। तो प्लेटलेट्स का जनरली यही काम है कि सारे फैक्टर्स को बुलाना ताकि बुला करके फाइब्रिन और आपके थ्रोम्बिन को एक्टिवेट कराना। अब यहाँ पे प्लेटलेट्स दो तरह के पाथवे को गैदर करती है। एक पाथवे तो होता है जो कि आपके सेल के बाद होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक पाथवे तो ऐसा है जिसमें कि इंट्रिंसिक कहलाता है और दूसरा पाथवे ऐसा है जो कि एक्सट्रिंसिक कहलाता है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब, अगर मान लीजिए कि आपको चोट ज्यादा लग गई है, टिश्यू डैमेज हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में एक्सट्रिंसिक पाथवे भी काम करता है। और अगर आपकी केवल ब्लड वेसल डैमेज हुई है, इंटरनल डैमेज हुआ है, तो वहां पे आपको केवल और केवल इंट्रिंसिक पाथवे ही डेवलप करेगा। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जब इंट्रिंसिक पाथवे आएगा तो इंट्रिंसिक पाथवे में काफी बड़ी पाथवे, काफी कैस्केड प्रोटीन के काफी फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जैसे फैक्टर 12 से लेकर के फैक्टर 10 तक। फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा फैक्टर 12A में, फिर फैक्टर 12A एक्टिवेट करेगा 11 को, फिर 11 एक्टिवेट करेगा 9 को। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं अगर इंट्रिंसिक डैमेज है तो। लेकिन अगर टिश्यू में डैमेज हो तो टिश्यू डैमेज जो है वो आपके टिश्यू फैक्टर्स को रिलीज करती है और वो टिश्यू फैक्टर जा करके आपके थ्रोम्बिन प्रोटीन को इस एक्टिवेट करने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं जनरली बहुत सिंपल ढंग से बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ उसका मतलब बस ये है कि अगर आपको चोट लगती है तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर, अगर आपकी वेसल डैमेज होती है तो डैमेज ऑफ वेसल, कोगुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स तुरंत उस टिश्यू पे जाकर के बाइंड, उस जगह पे जाके बाइंड करेगी जहां पे डैमेज हुआ है और फिर वहां पे प्लेटलेट जो है सिक्रीट करेगी तमाम तरह के फैक्टर्स को। जो फैक्टर्स सिक्रीट करने के बाद वहीं पे सिक्रीट होगा थ्रोम्बोकाइनेज और वही थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम जो है वो हमारे प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेंगे थ्रोम्बिन में। और जब यही थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा तो यही थ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा आपके ब्लड के अंदर मौजूद फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन प्रोटीन्स में, और यही फाइब्रिन जा करके उस जगह बिल्कुल जाल जैसा जा करके इकट्ठा हो जाता है हमारे ब्लड वेसल के पास में जहां पे ब्लड वेसल डैमेज हुई है। तो ये बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। अगर मान लीजिए एक्सट्रिंसिक पाथवे भी है, टिश्यू भी डैमेज हुई है, ब्लड वेसल भी डैमेज हुई है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वहां पर जहां टिश्यू डैमेज हुई वहां से एक प्रोटीन निकलती है जिससे नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और दूसरा इंट्रिंसिक, अगर इंट्रिंसिक भी डैमेज हुआ है तो वहां पे बहुत सारी प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा 12, 11 एंड देयर आर डिफरेंट नेम ऑफ दीज फैक्टर्स, जैसे हैगमैन फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, ऐसे तमाम तरह के जो फैक्टर्स होते हैं आपके इंट्रिंसिक पाथवे, मतलब जब ब्लड वेसल डैमेज होती है तो बहुत सारे फैक्टर आपके ब्लड में आते हैं। लेकिन इन दोनों का एक ही काम होता है, चाहे टिश्यू डैमेज हो चाहे आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो, इनका एक ही काम होगा और वो काम है, मेन इंपॉर्टेंट काम जो इनका है वो ये है कि ये जाकर के थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेंगे। तो थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं और फैक्टर 10 जो है उसी प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन, जहां पे वो मदद लेता है विटामिन की, कैल्शियम की और आपके जो है किसकी, तो इन सब की मदद लेकर के वो जनरली आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट कर देता है। ठीक, और जब तक थ्रोम्बिन नहीं एक्टिवेट होगा तब तक फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और जैसे ही फाइब्रिन एक्टिवेट हो जाएगा फाइब्रिन जाएगा भाई और जाकर के उस क्लॉटिंग वाली जगह पे जहां पे भी उसको टिश्यू डैमेज हुई है वहां पे जाके बाइंड कर देगा और इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाएगी। तो ये वो फैक्टर्स है जिनके बारे में मुझे आपको बताना था, और यही प्लेटलेट्स का मेन जो रोल होता है वो यही होता है। अगर आप पूरे एनसीईआरटी को पढ़ोगे आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के दूसरे टॉपिक जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपकी पूरी बॉडी के या पूरे बॉडी के अंदर आपको जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है पूरी बॉडी में, होल बॉडी में आपको सारा का सारा पूरी बॉडी में एक सिस्टम देखने को मिलता है सर्कुलेटरी। उसी तरीके से आपकी पूरी बॉडी में, आपके पूरे टिश्यू के पास में एक और सिस्टम गया होता है जिसे हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। आपकी बॉडी में जनरली डायग्राम में जो रेड कलर का है वो रेड ब्लड सेल्स को दिखा रहा है, रेड कैपिलरीज को दिखा रहा है,
और जो आपका ग्रीन कलर का शो होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स को दिखाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज को दिखाता है। अब ये क्या चीज होती है, आइए जरा इसको समझते हैं। देखिए, जब आपकी हार्ट ब्लड को बहुत तेजी से पंप करती है, जब आपकी हार्ट ब्लड को बहुत तेजी से पंप करती है, तो ब्लड को तेजी से पंप करने के कारण ब्लड की कैपिलरीज के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ब्लड की कैपिलरीज में प्रेशर ज्यादा बढ़ने के कारण ब्लड कैपिलरीज डैमेज ना हो, इसके लिए ब्लड कैपिलरीज बहुत सारे अमाउंट में अपने प्लाज्मा से फ्लूइड को रिलीज करते हैं, अपने प्लाज्मा से फ्लूइड को रिलीज करते हैं। एंड यू नो दैट कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में कुछ अमाउंट लिम्फोसाइटिक सेल का भी होता है। ऐसा फ्लूइड जिसमें लिम्फोसाइट्स भी थोड़ी मोड़ी मौजूद होती हैं, वो फ्लूइड आपके ब्लड से निकल करके, कैपिलरी से निकल करके टिश्यू के चारों तरफ जा करके इकट्ठा हो जाती है। अब जब ये कैपिलरी से जाकर के टिश्यू के पास इकट्ठा हो जाती है, तो टिश्यू के पास में जो बहुत सारा फंक्शन टिश्यू परफॉर्म करना होता है, फंक्शन परफॉर्म सही तरीके से टिश्यू नहीं कर पाता है। कुल मिला के जो बाहर की तरफ फ्लूइड निकला है, जिसे हमने लिम्फ नाम दिया है, वो अगर टिश्यू के आसपास मौजूद रहेगा तो टिश्यू अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में वो फ्लूइड हमारे टिश्यूज के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारी बॉडी चाहेगी कि उस टिश्यू को, उस फ्लूइड को क्या करे, वो एब्जॉर्ब कर ले। तो वो क्या करता है कि उस टिश्यू को, उस फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर, टिश्यू से उस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। वही लिम्फेटिक वेसल्स उन ब्लड वेसल्स के बीच में, ब्लड कैपिलरी के बीच में जाते हैं जहां टिश्यू के अगल बगल फ्लूइड इकट्ठा है, और उन टिश्यू के बीच में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो दो सेल्स के बीच का जो फ्लूइड है या दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड मौजूद है, उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और सारे के सारे फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो उसे लेकर के जाते हैं और आपके ब्लड के वेन्स में छोड़ भी देते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लिम्फ बना हुआ है वो आपके एक्स्ट्रा ब्लड, जो बहुत ज्यादा फोर्स बढ़ा रहा था आपके कैपिलरी के ऊपर, वो ब्लड ही है। उसके अंदर बहुत सारे लिम्फोसाइटिक सेल्स होती हैं जिनको डिस्ट्रॉय करना गड़बड़ हो जाएगा लिम्फ के लिए। तो इसीलिए लिम्फ क्या काम करती है कि वो सभी इंपॉर्टेंट जो भी सप्लीमेंट्स है, जो भी ब्लड से निकले हैं, उनको ले जाकर के वापस छोड़ देती है वेन्स के अंदर। लेकिन उसके पहले आपके लिम्फेटिक या लिम्फ में वो लिम्फ पहुंचती है लिम्फेटिक नोड के पास में, जहां पे बहुत सारे जो बैक्टीरियाज वगैरह या इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, वहां पे वो लिम्फ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो लिम्फेटिक नोड्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारे लिम्फेटिक नोड पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, जहां पे बहुत सारे अमाउंट में लिम्फ भी इकट्ठा होता है। ध्यान रखिएगा, लिम्फेटिक नोड्स में बहुत सारे अमाउंट में लिम्फ भी इकट्ठा होता है, क्योंकि वहां पे लिम्फ वेसल वहीं जाती हैं लिम्फ लेकर के, और वहीं पे आपके वेन्स भी मौजूद होते हैं, वहीं पे आपकी आर्टरीज भी मौजूद होती हैं। ठीक, तो जब लिम्फ उसको लेकर के पहुंचता है लिम्फ नोड के पास में, तो लिम्फ नोड में वहां पे जो भी आपके ब्लड में या कहीं पे भी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो उनसे लड़ते भी है, और फिर आपके लिम्फ जो है वो ब्लड वेसल्स में और वेन्स में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बॉडी में बहुत सारे लिम्फाइड ऑर्गन्स भी होते हैं, टॉन्सिल, थाइमस, ये सब स्प्लीन, ये सब वो ऑर्गन है जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स के रूप में जाने जाते हैं। तो जनरली हमारा जो लिम्फ होता है वो दो काम करता है। एक तो ड्रेनेज सिस्टम का काम करता है, जो भी ब्लड से लीक हुआ है फ्लूइड उसको एब्जॉर्ब करके वेन्स में वापस छोड़ना, और साथ में चूंकि उस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे अमाउंट में लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो वो उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया WBC के जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बैक्टीरिया और पैथोजेंस को किल करने के लिए जरूरी होते हैं। तो ये बेसिक सा काम होता है आपके लिम्फेटिक वेसल्स का, तो जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। याद रखना कि अगर वो प्लाज्मा है, अगर वो प्लाज्मा से निकला है, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह भी मौजूद रहते हैं जो कि हमारी ब्लड के लिए जरूरी है। होपफुली गाइज आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और मैंने लॉन्च किया है आपके लिए एक शानदार ऐप जिसका नाम है विधान बायोलॉजी। विधान बायोलॉजी का ऐप आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाता है। अगर आप विधान बायोलॉजी के ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको हर रात 9 बजे फ्री टेस्ट 11th क्लास और 12th क्लास का या नीट का देखने को मिलता है, जिसे आप सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशंस को बूस्ट अप कर सकते हैं। साथ में मैंने अपने पूरे के पूरे इंडिया में सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए कोर्सेज लाया हूं, चाहे फिर वो 12th का हो, चाहे फिर वो 11th का हो। 12th वाली क्लास तो आपके लाइव में लेकर के आऊंगा, और साथ में 11th का जो क्रैश कोर्स है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो मात्र 70 रुपीज में है,
और 12th का कोर्सेज मात्र 100 रुपीज में है। तो आप आज ही डाउनलोड करिए वेदांत बायोलॉजी ऐप प्ले स्टोर से और ज्वाइन करिए अपने क्रैश कोर्स, क्योंकि अब टाइम बचा है कम। और अगर आपके हैं बहुत सारे बैकलॉग्स तो भूल जाइए बैकलॉग्स की टेंशन, क्योंकि वो कोर्स क्रैश कोर्स ऐसे डिजाइन किया गया है जो आपके रिवीजन के साथ में आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो आज ही डाउनलोड करिए वेदांत बायोलॉजी ऐप को। और साथ में अगर आप क्रैश कोर्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, ऑफलाइन स्टडी मटेरियल परचेस करना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए सबसे बढ़िया जो किताब है वो है वेदांत बायोलॉजी की हैंडबुक बायोलॉजी, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आती है, 12th के लिए और 11th के लिए, दोनों के लिए। तो लग जाए भाई, आज ही ज्वाइन कर लीजिए इसको और आज ही परचेस कर लीजिए। मीजो अमेजोन पे आपको देखने को मिल जाता है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके बारे में आपको आज जानना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो में एनिमेशंस भी होंगे और इसी वीडियो में आपको कई ऐसे चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है आपको। और साथ में इस वीडियो में आपको एनिमेशन को आप जितनी अच्छी तरीके से अपने दिमाग में विजुअलाइज कर पाएंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है, पहले हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम एक हार्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर हार्ट के स्ट्रक्चर को देखने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हार्ट में ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जिनमें कंडक्शन होता है, मतलब जिनमें इम्पल्सेस जनरेट करने के काम में आती हैं। और नंबर तीसरे पे हम जा करके देखेंगे कि हार्ट कंडक्शन कैसे करता है और हार्ट पंप कैसे करता है, हार्ट अपनी हार्ट साइकिल को कैसे कंप्लीट करता है। ये सारी चीजें आज हम इसी वीडियो के अंदर जो है वो मेंशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग हार्ट की तरफ चलते हैं तो हम लोग अगर देखें तो हमारे हार्ट में आपको 4 चैम्बर चीजें देखने को मिलती हैं या 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। लेकिन केवल हमारा हार्ट नहीं है, उसके पहले भी अगर हम लोग कई एनिमल्स के अंदर देखें तो कई एनिमल्स के अंदर हमें हार्ट जो है वो अलग अलग तरह से देखने को मिलता है, या हम यूं बोले कि अलग अलग एनिमल्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपके बॉडी के अंदर जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं या जितने भी हायर एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो उनके अंदर हमें जनरली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। और जब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोड्स को हटा देते हैं, आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करते हैं या कोई और एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं जो लोअर एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके अंदर हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। एंड व्हाट इज दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रिमेंबर, जो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका टोटली कॉन्सेप्ट ये है कि देखो भाई, हमारा जो ब्लड है वो वेसल से सर्कुलेट तो होगा, मतलब वो ब्लड वेसल से तो जाएगा हार्ट से, लेकिन वो जाकर के आपके बॉडी कैविटी में ओपन हो जाएगा। मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पाइप गई हुई है और वो पाइप जो गई हुई है वो पाइप कहीं ना कहीं जाकर के किसी जगह पे किसी ओपन प्लेस में खुल जा रही है, ठीक है। तो जहां पे भी हमें उसको पानी को डंप करना है उस ओपन प्लेस में खुल जा रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए सीवर पाइपलाइन है कोई, और वो सीवर पाइपलाइन आ तो शहर से रही है पाइप के थ्रू, लेकिन जाकर के नदी में खुल जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पे ब्लड वेसल से ब्लड आ रही है और पूरी बॉडी कैविटी में जाकर के रिलीज कर दे रही है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो क्या है भाई कि हमने पाइप में ही फिल्टर लगा रखा है, पाइप से ही, मतलब पाइप के अंदर पानी बह रहा है और जिसको जो चाहिए वो पाइप से ही निकाल ले रहा है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसे हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इट मीन्स दैट जब हमारे हार्ट से वेसल निकलती हैं तो वो जाकर के कैपिलरी में चेंज होती हैं। कैपिलरी कहीं ओपन नहीं होती है, कैपिलरी से डायरेक्ट जो है वो टिश्यू जो है जो भी इनको मिनरल्स ऑक्सीजन चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी ब्लड को वो वापस छोड़ देती है वेन्स के अंदर। मतलब कि वहां कहीं पे वेसल्स खुली हुई नहीं रहती है, वहां पे कहीं पे भी कैपिलरीज खुली हुई नहीं रहती। बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम ये देखते हैं कि वहां पे पूरी की पूरी कैपिलरी जाकर के बॉडी कैविटी में खुल जाती है। और जब वो बॉडी कैविटी में खुलती है तो उसके उसी जगह के बॉडी कैविटी को ही जनरली हम लोग साइनसेस के भी नाम से जानते हैं। तो कभी अगर साइनसेस वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, साइनसेस का मतलब ये है बॉडी कैविटी। तो अगर साइनसेस में जाकर के ब्लड कैपिलरीज ओपन हो गई हैं,
वहां से न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्लूइड से डायरेक्टली लिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और अगर ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट हो रही है, जैसे हमारे एनालिड्स के अंदर अर्थवॉर्म की जब हम बात करते हैं या हमारे अंदर जब हम बात करते हैं, तो इनके अंदर जनरली आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। अब तो ये हो गई भाई देखो लोअर की बात, लेकिन कॉर्डेट्स में भी हार्ट में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, तो अगर हम लोग कॉर्डेट्स को देखें, तो जो हमारा कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है कि कई एनिमल्स हैं, जैसे लोअर एनिमल में जैसे आप फिशेस की बात करेंगे, तो फिश जो एनिमल है उसके अंदर हमें जो हार्ट देखने को मिलता है वो केवल और केवल 2 चेंबर हार्ट देखने को मिलता है। मतलब जनरली हम लोग एक 4 चेंबर हार्ट है, बिकॉज वी आर द एडवांस एनिमल, हम सबसे एडवांस एनिमल आते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। लेकिन जब हम फिशेस की बात करते हैं, तो फिशेस में क्या होता है कि उनके अंदर जो हार्ट है वो केवल 2 चेंबर है। तो 2 चेंबर हार्ट होने के कारण क्या है कि उनके पास एक आर्टरियम होती है और एक वेंट्रिकल होती है। एक से इम्प्योर ब्लड आता है, दूसरे से प्योर होकर के चला जाता है। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है फिश के अंदर। लेकिन फिश के अंदर ये कैसे होता है? देखो, फिश क्या काम करती है कि वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मतलब वाटर को टेकअप करती है थ्रू द माउथ के थ्रू वो टेकअप करती है, और सीधे वो वाटर जाता है, और जहां पे वाटर इकट्ठा होता है वहीं पे ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज आती हैं, और ब्लड कैपिलरीज उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को उस वाटर से ले लेती हैं, और उस वाटर से लेने के बाद उसी वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती हैं। और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गिल स्लिट के थ्रू या गिल्स के थ्रू वो बाहर कर दिया जाता है। दैट इज सिंपल मैकेनिज्म जो हमें फिश के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की और बात करते हैं रेप्टाइल्स की, तो वहां हमें 3 चेंबर हार्ट देखने को मिलता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल्स है, लेकिन उसके अंदर हमें 4 चेंबर हार्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं आपके एनिमल किंगडम के अंदर एम्फीबियंस की, और बात करते हैं किसकी, बात करते हैं अगर हम लोग रेप्टाइल्स की, तो वहां हमें 2 चेंबर हार्ट 3 चेंबर हार्ट देखने को मिलता है, जिसमें 2 आर्टरियम होती है, 1 वेंट्रिकल होता है। तो आर्टरियम जब ब्लड को पंप करती है, लेफ्ट और राइट आर्टरियम दोनों में अलग अलग तरह का ब्लड है, एक तरफ प्योर है और एक तरफ इम्प्योर है। जनरली लेफ्ट की तरफ हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं भाई वहां पे प्योर ब्लड है, और राइट साइड में प्योर ब्लड है। तो वहां पे प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स होती हैं वेंट्रिकल में, क्योंकि वेंट्रिकल तो एक ही है लेकिन आर्टरियम 2 हैं। तो एक राइट आर्टरियम से प्योर ब्लड आ रही है, लेफ्ट आर्टरियम से राइट आर्टरियम से इम्प्योर और लेफ्ट से प्योर, और जाकर के मिक्स कहाँ हो जाए, वेंट्रिकल में। तो ये जो मिक्स सिस्टम है ये हमको देखने को मिलता है किसके अंदर, ये हमको देखने को मिलता है एम्फीबियंस के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर। इस तरह के सिस्टम को हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का भी नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का नाम देते हैं, जहां पे मिक्स ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। इट मींस दैट जिसमें वेंट्रिकल में प्योर और इम्प्योर दोनों की दोनों मिक्स है, तो इसको हम लोग जनरली इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। बट व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन में कुछ भी ज्यादा नहीं। देखो भाई, तुम्हारा ब्लड एक बार बॉडी में जाता है, बॉडी टिश्यू में जाता है, वहां से इम्प्योर ब्लड को लेकर के आ रहा है, बॉडी टिश्यू से इम्प्योर ब्लड लेकर के आ रहा है, फिर कहां जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, फिर हार्ट से कहां भेज दे रहे हैं, लंग्स में, लंग्स से फिर प्योर ब्लड आ रहा है। इम्प्योर प्योर, दैट इज अ डबल सर्कुलेशन। और क्योंकि 2 जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है, एक तरफ भेज रही है, एक बार हार्ट भेज रही है लंग्स के पास में, और एक बार भेज रही है टिश्यू के पास में ब्लड, तो ये डबल सर्कुलेशन है, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें बार आपको बता दी है। ठीक है, तो ये सब चीज हो गए। अब आ जाते हैं बर्ड्स और मैमल्स। तो मैमल्स और बर्ड्स के अंदर 4 चेंबर हार्ट है, कंप्लीट सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, 4 चेंबर हार्ट है। राइट साइड की तरफ अगर हम बात करते हैं तो इम्प्योर ब्लड बहती है, और लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो वहां पे हमें प्योर ब्लड देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की ही बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो देखो हमारे पास में आर्टरियम है, वेसल है, ब्लड है, ये सारी चीजें मिलकर के, फ्लूइड, ये सारी चीजें मिलकर के एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही है। और इसी सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन जो पावरफुल परफॉर्मेंस देने का जो काम करता है वो करता है आपका हार्ट। अब जो हार्ट है, हार्ट मीजोडर्म सेल से बना हुआ है। ये सब हम लोग जानते हैं कि हम मैमल्स हैं और हम एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे हम लोग मीजोडर्म कहते हैं, जो लोअर एनिमल्स के अंदर एब्सेंट देखी जाती थी, जिसके कारण उनके पास में ये स्ट्रक्चर भी एब्सेंट है सर्कुलेशन वाले।
तो हार्ट एक मीजोडर्म डिराइव ऑर्गन होता है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, इसकी जो चारों तरफ की जो कवरिंग होती है उसे हम लोग जनरली पेरिकार्डियम कहते हैं, और इनकी कवरिंग के बीच में जो फ्लूइड होता है दैट इज अ पेरिकार्डियम फ्लूइड, जो कि इनको तकरीबन फ्लेक्सिबिलिटी, कुशनिंग, मोमेंटम, फ्रिक्शन से बचाना, ये सारी चीजों को जो प्रोवाइड कराता है वो यही पेरिकार्डियम फ्लूइड कराता है। जब लोग अपने हार्ट की बात करते हैं तो जब लोग हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, मतलब समझो एक तो ब्लड कैपिलरीज हमारी पूरी बॉडी में गई हुई है, लीवर में गई, सबके अलग अलग तरह का सिस्टम है, लेकिन हमारे हार्ट को जो न्यूट्रिशन देती है कैपिलरीज और ब्लड और आर्टरीज और वेंट्रिकल वेन्स, ये जनरली कहलाती है हमारे हार्ट को न्यूट्रिशन देना या उनको ब्लड देना, दैट इज अ कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये कोरोनरी सिस्टम के अंदर आता है। कोरोनरी मतलब हार्ट का अपना एक अलग ही नाम चलता रहता है, तो उसके लिए आपको एक अलग में बताऊंगा आपको कि वो क्या होता है। फिर अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो हमारे हार्ट में 2 चैम्बर है, दैट इज अ आर्ट्रियम, अनदर वन इज अ वेंट्रिकल। ठीक, 2 आर्ट्रियम है हमारे पास, लेफ्ट एंड राइट। उन 2 आर्ट्रियम के बीच में एक बाउंड्री होती है, मतलब एक बीच में एक सेप्टा होती है जिसमें उस दोनों को लेफ्ट और राइट को सेपरेट कर रही है, दैट इज नोन एज, वो बहुत ही थिन होती है, बहुत पतली सी सेप्टम होती है, उसे हम लोग आर्ट्रियल सेप्टम कहते हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि आर्ट्रियल सेप्टम जो होता है वो हमेशा थिन होता है। वहीं पे नीचे साइड में आएंगे तो बड़ा सा भाई 2 बड़े बड़े से जो है वो आपको देखने को मिलते हैं वेंट्रिकल। अब जो वेंट्रिकल आपको देखने को मिलता है उसके बीच में जो आपको सेप्टा देखने को मिल रही, उसे हम लोग वेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से आते हैं, और ये थिक होती हैं। याद रखिएगा कि वेंट्रिकल में ज्यादातर चीजें जो है वो थिक है, और रीजन है क्योंकि उनको दूर तक ब्लड को पंप करना है, तो वहां पे प्रेशर भी ज्यादा एग्जर्ट होता है। ये सब चीजें आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर भी जो है वो आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है वो थिक होती हैं और फाइब्रस टिश्यूज से जो है वो बनी हुई होती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और यहां पे क्या होता है कि जहां पे आर्ट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड आती है, वहां पे राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड आती है, वहां एक वॉल्व होती है। उस वॉल्व को जनरली जो है हम लोग नाम देते हैं क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व। दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती है वो थोड़ी मैस्कुलर फ्लैप होती है, मैस्कुलर होती है, लेकिन याद रखेगा हमारी हार्ट में जो भी वॉल्व मौजूद हैं उन सब के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो ब्लड को कभी भी बैकफ्लो होने नहीं देती। मतलब अगर कोई ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया तो कभी भी वेंट्रिकल से वो ब्लड वापस आर्ट्रियम में नहीं जा सकता। ये हर एक वॉल्व की क्वालिटी है हार्ट के अंदर कि अगर कहीं से ब्लड निकल गया तो दोबारा लौट करके उसी पोर्शन या उसी जगह पे वो नहीं आने वाला है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक हो गया आपका राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वॉल्व है जिससे ब्लड अंदर आती है वेंट्रिकल में, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और बगल में साइड की तरफ में जो आपकी वॉल्व होती है दैट इज अ बाइकस्पिड वॉल्व होती है, वो होती है मिट्रल वॉल्व, जिससे जो कि पाई जाती है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो इनको तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कहां पे बाइकस्पिड है, कहां पे ट्राइकस्पिड है, ये सारी चीजों को आपको जनरली समझते रहना है। बाकी अगर हम हार्ट की और भी बात करते हैं तो हार्ट में क्या होता है कि उसी हार्ट में आपको 2 चीजें देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। जनरली जब हम लोग बात करते हैं तो वेन्स की, वेन्स पूरी बॉडी में जो भी वेन्स है उसमें इम्प्योर ब्लड होती है। कैसी ब्लड होती है? इम्प्योर ब्लड होती है। लेकिन वो वेन्स जिसमें प्योर ब्लड होती है और वो लंग्स में पाई जाने वाली जो वेन्स होती है उनका काम बिल्कुल अपोजिट है। या लंग्स से जो वेन आ रही हैं वो होती हैं आपकी पल्मोनरी वेन, और उसमें हमेशा प्योर ब्लड होती है। याद रखिएगा, ऐसी वेन जो लंग्स के साथ कम्युनिकेट कर रही है उसमें हमेशा प्योर ब्लड रहेगा, और आर्टरीज जो लंग्स के साथ कर रही है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करेंगे। प्योर ब्लड इट मींस प्योर ब्लड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इम्प्योर इट मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर से सुन लीजिए मेरी बात, हमारी पूरी बॉडी में वेन्स जो है उसमें इम्प्योर ब्लड रहती है पूरी बॉडी में, एक्सेप्ट लंग्स से जो वेन्स आती हैं उसमें हमेशा प्योर ब्लड होती हैं। वेन्स कैरी ऑलवेज इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, एंड आर्टरीज कैरी ऑलवेज अ प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये याद रखेगा, पल्मोनरी आर्टरीज हमेशा आपके हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही हैं, और पल्मोनरी वेन्स हमेशा लंग्स से हार्ट की तरफ आ रही हैं। याद रखिएगा, जब भी पल्मोनरी आर्टरीज जाने वाली होती है वो आपके हार्ट के राइट साइड से राइट वेंट्रिकल से जाती है कहां पे? आपके लंग्स में,
और आपके जो होता है जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो आपके लंग्स से आती हैं आपके हार्ट के अंदर, जिसके बारे में अभी मैं आराम से डिटेल में आपसे बात करूंगा सर्कुलेटरी वाले में, ठीक है। तो वॉल्व को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे एक और वॉल्व होता है, ऐसी वॉल्व जो पल्मोनरी आर्टरीज मतलब जो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल से मूव करके जा रही है। देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, राइट वेंट्रिकल से मूव करके जो जा रही, कहां पे, जो जा रही लंग्स में, उस वॉल का नाम होता है सेमिल्यूनर वॉल। और ये सेमिल्यूनर वॉल को आपको ध्यान में रखना है कि ये सेमिल्यूनर वॉल होती हैं जो ओपन, जो ब्लड को कभी वापस या बैक फ्लो हार्ट में दोबारा नहीं आने देंगी। जैसा कि मैंने कहा कि हार्ट के अंदर सभी के सभी वॉल्व ऐसे ही हैं, तो आपको सारे के सारे वॉल्व के बारे में डिटेल में पता कर लेना है। एक वॉल्व होती है जो आपकी लेफ्ट आर्ट्रियम से आयोटा की तरफ ब्लड जाती है, जो बॉडी के अंदर जानी होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल टू आयोटा, और वो बॉडी में जाएगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो वॉल्व है वहां एक वॉल्व होती है, और आपकी एक वॉल्व अंदर मौजूद होती है जो कि आपके राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में जो कम्युनिकेशन वाली वॉल्व है वो आपकी सेमिल्यूनर वॉल्व, जिसमें मैंने आपको बता दिया। तो हमारी जो एंटायर हार्ट होती है वो कार्डियक मसल से जो है वो बनी हुई होती है। यहाँ पे जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो थोड़ी थिकर होती है अगर मैं कंपेयर करूं आर्ट्रियम के मुकाबले। तो याद रखिएगा कि अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे आर्ट्रियम के वॉल के ऊपर ही, हमारे आर्ट्रियम के वॉल के ऊपर ही कोने साइड में एक नोडल सेल्स पाई जाती हैं, नोडल टिश्यूज पाई जाती हैं। ये नोडल टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज हार्ट के पास में खुद के इंपल्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है, और ये कैपेबिलिटी हमारे हार्ट के पास में इन्हीं नोडल टिश्यूज से आती हैं, क्योंकि ये नोडल टिश्यूज की प्रॉपर्टी है, ये इंपल्स को जनरेट कर सकती हैं। तो ये इंपल्स को जनरेट कर सकती हैं, नर्व को कंडक्ट कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि इनका कुछ स्पेशल फीचर, जिसको हम लोग पेस मेकर सेल्स भी कह सकते हैं, और जनरली हम इन्हें बोलते हैं जो आर्ट्रियम के साइड के पास में नोड पाई जाती है या वो नोड होती है उसका नाम है SA नोड। वहीं पे वेंट्रिकल साइड की तरफ जो आपको नोड देखने को मिलती है उसे हम लोग AV नोड के नाम से जानते हैं। फिर सुन लीजिए मेरी बात, जो आपके आर्ट्रियम की तरफ जो नोड पाई जाती है उसे जनरली हम लोग कहते हैं SA नोड, और वो नोड जो आपकी वेंट्रिकल की तरफ पाई जाती है वो होती है AV नोड। बट व्हाट इज SA नोड एंड AV नोड, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर इनका कैसे ये काम और कैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले अगर आप हार्ट की तरफ नजर डालोगे, तो हार्ट के अंदर सबसे पहले आपको AV नोड देखने को मिले, साइनोएट्रियन नोड देखने को मिले, SA नोड, और ये पूरे के पूरे आर्ट्रियम को जो है वो कवर अप करके रखती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे SA नोड को, ये पूरे आर्ट्रियम। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है जो वो है आपकी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसका नाम है AV नोड। AV नोड जो होता है वो आपका जस्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में मौजूद है, जहां से वेंट्रिकल शुरू होती है, और जहां वेंट्रिकल आगे जाकर के शुरू होती है वो जंक्शन जहां से वो दो पार्ट में अलग होता है, वेंट्रिकल के नर्व फाइबर अलग होते हैं, उस रीजन बोलते हैं बंडल ऑफिस, और वहां से बंडल ऑफिस दो पार्ट में अलग हो जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। और जो सबसे किनारे की तरफ आपके जो पूरे वेंट्रिकल सबसे किनारे की तरफ जो ब्रांचेस देखने को मिलते हैं दैट इज अ पुरकिंजे फाइबर, एंड दिस पुरकिंजे और परकिंजे फाइबर जिनको काम होता है नर्व इंपल्स को जनरेट करना। तो अब आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे और डिटेल में बात कर लेता हूं। देखो क्या होता है, देखो एक है आपकी SA नोड और एक है आपकी AV नोड। हमको ये पता है कि SA नोड जब इंपल्स को जनरेट करेगी, SA नोड जब इंपल्स को जनरेट करेगी, तो इंपल्स को जनरेट करने के लिए SA नोड तो भाई पेसमेकर सेल्स ही है, वो तो इंपल्स जनरेट कर ही रही है। तो SA नोड जब प्रेशर को जनरेट करेगी तो या हार्ट को या आर्ट्रियम को सिस्टोल करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ही तो ब्लड आर्ट्रियम से कहां की तरफ आएगा, वेंट्रिकल में आएगा ना। बात समझ आ रही है? तभी तो आर्ट्रियम से किधर की तरफ आएगा, वेंट्रिकल की तरफ आएगा। और वो काम कौन करा रहा है, वो काम करा रहा है SA नोड। ठीक, दोनों के दोनों आर्ट्रियम एक बार में, मतलब ऐसा नहीं कि पहले लेफ्ट वाला करेगा अगेन राइट वाला, नहीं, दोनों आर्ट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और दोनों आर्ट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम किसका है, SA नोड का है। तो दोनों आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्लड किस में आ गया, ब्लड आ गया आपका
वेंट्रिकल में, राइट वाले ने राइट वेंट्रिकल में भेज दिया और लेफ्ट वाले ने लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो एवी नोड होता है वो जो है इंपल्स जनरेट करता है, वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल इंपल्स होता है, और जब वो इंपल्स को जनरेट करता है तब आपकी ब्लड जो है वो सर्कुलेट होती है पूरी की पूरी बॉडी में, ठीक है ना, समझ रहे हैं। मतलब पूरी पूरी बॉडी, मतलब कि जो लेफ्ट वाला है जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो ब्लड जाएगा बॉडी में, और राइट वाला जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो जाएगी आपके लंग्स में, लेकिन ये दोनों एक ही बार में होगी। और ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, ये जब पूरी एक साइकिल कंप्लीट करता है, दैट इज टेकन 0.8 सेकंड, जिसके बारे में भी आपको डिटेल बताने वाला, तो ध्यान से पहले चीजों को और समझ लीजिए, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको बता दिया कि जो ये होती है ऑटो एक्साइटेबल होती है, सारी की सारी एसए नोड और एवी नोड खुद से अपने आप को इंपल्स को जनरेट कर सकती हैं, इनमें लगातार मोमेंटम होता रहता है, ये बात भी आपको हमेशा ध्यान रखना। और जब आपकी एसए नोड और एवी नोड जब इंपल्स को जनरेट करेंगी तो हार्ट रिदमिक मूवमेंट करता है, और रिदमिक मूवमेंट अगर जब हार्ट करता है तो वही चीज आपकी 70 या 72 टाइम जो आप लोग बीट को सुनते हो वही चीज है, ठीक है। नो, अब हम लोग जो बात करने वाले, बहुत सुकून से बात करने वाले हैं किसके बारे में, कार्डियक साइकिल के बारे में, ठीक है। अब बहुत कूल माइंड से आप पहली चीजों को मेरे बस सुनते रहिए ताकि आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए, ठीक। पहले तो मैं बात आपसे जो करूंगा वो सिंपली ढंग से आपके हार्ट कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, पहले उसके बारे में आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, आपकी हार्ट में 4 चैम्बर आपकी हार्ट है, क्लियर। मेरी बात को बस एकदम क्लू के थ्रू बस आराम से आप सुनते रहिए। आपकी हार्ट जो है वो 4 चैम्बर हार्ट है, क्लियर। ये 4 चैम्बर हार्ट में आपकी राइट आर्ट्रियम है और आपकी लेफ्ट आर्ट्रियम है, ठीक। हमको पहली बात क्लियर ये रखना है कि राइट आर्ट्रियम की तरफ हमें राइट साइड, हमेशा राइट साइड की तरफ इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। और राइट साइड जो है वो टिश्यू से ब्लड लेगा, राइट साइड टिश्यू से ब्लड लेगा और लंग्स को देगा, ये राइट साइड का काम है। और लेफ्ट साइड का काम है लंग्स से ब्लड को लेगा और टिश्यू को ब्लड देगा, ये लेफ्ट साइड का काम है, क्लियर। तो जब टिश्यू से ब्लड आया हार्ट में, दैट इज थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। इसके थ्रू सबसे पहले ब्लड किस में आ गया, आर्ट्रियम में आ गया, क्लियर। इतनी बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब आर्ट्रियम में ब्लड आ गया, अब आर्ट्रियम में ब्लड आने के बाद दोनों आर्ट्रियम में, इधर की तरफ किससे आया ब्लड, इधर की तरफ टिश्यू से आ गया राइट आर्ट्रियम में, और उधर लंग्स से आ गया लेफ्ट आर्ट्रियम में। अभी दोनों आर्ट्रियम के अंदर ब्लड फिल हो चुका है, लेफ्ट साइड वाला लंग्स के ब्लड को कैरी किया है और राइट साइड वाला किसको कैरी किया है, राइट साइड वाला कैरी किया है आपके टिश्यूज के ब्लड को, ठीक, दोनों में, ठीक है ना। एक तरफ राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड, क्लियर। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो ऐसे नोड है, जो आपकी आर्ट्रियम में ऐसे नोड है, उनमें इंपल्स जनरेट होता है, और वो इंपल्स के जनरेट होने से कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट में और इसके वॉल्व ओपन हो जाते हैं। जब इसके वॉल्व ओपन होते हैं, आपके दोनों आर्ट्रियम के वॉल्व ओपन होंगे, ट्राइकास्पिड वॉल्व, बाइकास्पिड वॉल्व ओपन होंगे। अब जो आपका ब्लड है वो दोनों आर्ट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल के अंदर जाना शुरू कर देगा। जब वो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आराम से आता जाएगा, धीरे धीरे आर्ट्रियम जो है वो रिलैक्स होना शुरू कर देगी, ठीक। जैसे ही ब्लड आपके आर्ट्रियम में आता है, वहां पे मौजूद होती है एवी नोड। अब जो एवी नोड आपकी है वो यहां पे क्या काम करेगी, इंपल्स जनरेट करेगी, एवी नोड। और एवी नोड के फाइबर्स तो आपने देखा कि पूरे के पूरे वेंट्रिकल पे फैले हुए हैं, तो जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन होता है एवी नोड के अंदर। और जो लेफ्ट साइड का, एक ही साथ दोनों वेंट्रिकल में होगा, जो लेफ्ट साइड वाला, जो राइट साइड वाला ब्लड है, राइट साइड वाला इम्प्योर, वो सेमिलुनर वॉल से होते हुए चला जाएगा कहां पे, वो चला जाएगा आपके कहां पे, लंग्स में। और जो आपका लेफ्ट साइड वाला जिसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, वो चला जाएगा आयोटा के थ्रू होते हुए पूरी बॉडी में। दैट इज द केस जो कि पूरे हार्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब वो ब्लड गई टिश्यूज के पास में गई, और दूसरी वाली जो जो राइट वाली थी वो लंग्स के पास गई प्योर होने के लिए, और जो लेफ्ट वाली थी वो चली गई टिश्यू के पास ऑक्सीजन देने के लिए। तो अब लेफ्ट वाली दोबारा से राइट साइड में आएगी और राइट साइड वाली दोबारा लेफ्ट में आएगी।
तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिल गया। तो आर्ट्रियम का सिस्टोल हुआ और डायस्टोल हुआ, तो दैट्स इज द केस जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रखिएगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ब्लड है वो कभी भी बैक फ्लो नहीं कर सकती है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में हमेशा रखना है। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। नंबर 1 जो बात आपको उसमें क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, वो क्लियर होगा आपका आर्ट्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब एसए नोड और एवी नोड का कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होगा कॉन्सेप्ट पूरा, हार्ट कैसे कर रही वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। सब कुछ चीजें अब आपको एक सिंगल डायग्राम से मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए बहुत ही ध्यान से बहुत ही सुकून से इस वाले चीज को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, तो आपको सारी बातें जो होंगी वो पूरी तरीके से ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत इत्मीनान से इस वीडियो को अब आप देखते रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक एनिमेशन में आपके लिए लेकर के आया हूं, तो इसको आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मजा आएगी आपको इस एनिमेशन के अंदर। ठीक, रुके रहिएगा थोड़ा सा, हाँ फुल स्क्रीन में कर लेता हूं। ओके, नाउ दिस लुक एट दिस डायग्राम। यहां पे आपके सामने पूरा का पूरा एक हार्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये दोनों चैम्बर जो हैं ये आपके आर्ट्रियम है। आपको जो लेफ्ट साइड वाली देखने को मिले ब्लू ब्लड देखने को मिल रही है, ये इम्प्योर ब्लड है, और रेड ब्लड जो देखने को मिले ये प्योर ब्लड है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हैं। ये आयोटा है जो कि अंदर से जुड़ी है आपके किसके थ्रू, आपके लेफ्ट आर्ट्रियम से, और ये सेमिलुनर वॉल्व है जिससे जाएगी ये वाली ब्लड, कहां जाएगी, ये वाली ब्लड जाएगी आपके लंग्स में, और ये आपकी वेना कावा है दोनों, जिनसे ब्लड जो है वो आर्ट्रियम के अंदर आने वाली है। इसको आपको बहुत ही प्यारे तरीके से आराम से इसको समझते रहना। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक स्टेप आगे बढ़ाता जाऊंगा। और देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, जिसको डॉक्टर देखता है। ये कैसे काम करता है मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। साथ में कब आपको हार्ट की साउंड, पावरफुल साउंड, जो हार्ट की और भी साउंड्स हैं लेकिन हार्ट की जो पावरफुल साउंड्स हैं वो लब और डब, वो कब आपको सुनाई देगी, तो वो भी मैं यहां पे मेंशन करूंगा। ओके, क्लियर। अब आइए डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसको पूरा का पूरा रीसेट कर रहा हूं, डायग्राम को सब कंप्लीटली रीसेट है, अभी मैंने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। अब देखिए सबसे पहले ब्लड वेना केवा से होकर के आई है आर्ट्रियम में। कहां पे आएगी, आर्ट्रियम। देखिए आर्ट्रियम में ब्लड है, अब आर्ट्रियम धीरे धीरे देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। देखिए पहले फूली थी, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड है वो धीरे धीरे देखिए ब्लड धीरे धीरे किस में आ रहा है, वेंट्रिकल में आ रहा है। इधर से इधर भी देखते रहे, इधर भी देखते, देखिए धीरे धीरे ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, और कॉन्ट्रैक्शन किसके थ्रू हुआ था, ऐसे नोड के थ्रू हुआ था। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बताना चाह रहा, ध्यान सुनिए। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ग्राफ की तरफ आप देखिए, ग्राफ की तरफ देखिए, ये पी और क्यू को ध्यान से देखिए। देखिए जैसे से मैं कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूं ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है, ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है, ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है। चूंकि वॉल्व ओपन हुई थी तो वॉल्व ओपन होने की साउंड हल्की सी सुनाई देती है, ओपन होने की साउंड हमेशा नहीं सुनाई देती। याद रखिएगा हार्ट में हमेशा वही साउंड सुनाई देती है जब वॉल्व क्लोज होते हैं। ठीक है ना, ध्यान सुनते रहिए। अब आगे देखिए वॉल्व आगे बढ़ रही है। ओके, जब सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, देखिए ध्यान सुनिएगा, अब सारा का सारा जो ब्लड है वो आ चुका है वेंट्रिकल के अंदर, सारा का सारा ब्लड आ चुका है वेंट्रिकल के अंदर। अब ये जो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ चुका है, अब वेंट्रिकल के अंदर आने वाले ब्लड से वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ गया है। मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आर्ट्रियम से अब सारा का सारा जो ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर आ चुका है। अभी मैं यहीं पे रुकना, रुकने का मतलब ये है कि अभी मुझे जो मैं अब स्टेप बताने जा रहा हूं उसको समझिए। तो जब आप डॉक्टर को देखते तो वो पतली सी एक ऐसे नॉर्मल एक हल्का सा ग्राफ दिखेगा। जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है ना तो ग्राफ दिखता है, बहुत माइनर सा ग्राफ में उछाल दिखता है। ये देखिए बहुत माइनर सा ग्राफ में उछाल दिखता है। ठीक है ना, जो पी वाला रीजन है बहुत माइनर सा। जब आपकी आर्ट्रियम क्या होती है, जब आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए इधर ध्यान से देखते रहिए। देखिए जब आर्ट्रियम में इंपल्स आया तो हल्का सा देखिए यहाँ पे ग्राफ उठा है ना। अब देखिए आर्ट्रियम अब धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है, क्योंकि आर्ट्रियम से सारा ब्लड किस में आ रहा है, वेंट्रिकल में आ रहा है। दोनों आर्ट्रियम का सारा ब्लड किस में आ रहा है, वेंट्रिकल में आ रहा है। अब जब वेंट्रिकल फिल हो गई तो वेंट्रिकल के फिल होते ही अब जो वेंट्रिकल है वहां पे इंपल्स जनरेट हुआ। जैसे ही इंपल्स जनरेट हुआ वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट हुई, जैसे ही वेंट्रिकल, अब देखिए यहां पे वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट, देखो अभी वेंट्रिकल में ब्लड है, अब देखिए वेंट्रिकल में चेंज हुआ, शेप में चेंज हुआ वेंट्रिकल में। तो जैसे ही वेंट्रिकल, देखिए यहां पे देखते रहिए,
ये देखिए वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट हो रही, लगातार वेंट्रिकल अपने शेप को छोटा कर रही। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वेंट्रिकल जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई, ग्राफ पीक पे पहुंचता है, क्योंकि यहां का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है। नीचे वाली ग्राफ को देखते रहिएगा आप, यहां का जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा होता है, इंपल्स सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वॉल थिक होती है वेंट्रिकल की, और ये ब्लड पूरी बॉडी में भेजना होता है हमको। तो अगर ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर भेजना है तो प्रेशर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। तब देखो यहाँ पे वेंट्रिकल का ही ग्राफ सबसे पीक पे गया, जो ऐसे पी पी करके लाइन देखते हो आप, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन। ये वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन, ये ग्राफ कुछ नहीं बता रहे, कॉन्ट्रैक्शन बता रहे हैं, हमारे हार्ट के मूवमेंट को बता रहा है। अगर हार्ट कभी ऐसे मूवमेंट ही ना करती तो ये कभी ग्राफ आता नहीं आता। अब तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लेकिन यहां पे देखिए S1 जो साउंड है, जो लब साउंड है, यहां पे सबसे पहली लब साउंड आपको सुनाई देगी, और वो साउंड कुछ और नहीं होती, ये वॉल्व के क्लोज होने की साउंड है। क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉल्व बंद हो जाएंगी, ताकि ब्लड जो है वापस आर्ट्रियम में ना जाए। और यही वॉल के बंद होने की, दोनों वॉल के बंद होने की साउंड हमें लब नाम से सुनाई देती है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ये ब्लड वेंट्रिकल से निकल रही है, अब वेंट्रिकल धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, रिपोलराइज हो रहा है। ठीक है, डीपोलराइज हो रहा है, रिपोलराइज हो रहा है। अब डीपोलराइज से रिपोलराइज, अब धीरे धीरे जब आपकी लंग्स से, जब हार्ट से ब्लड निकल करके सेमिल्यूनर वॉल, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान, सेमिल्यूनर वॉल ओपन हुआ, अब ये ब्लड कहाँ चली जाएगी, जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ जाती है, लंग्स में, लंग्स के पास गई, लंग्स को दे दिया ब्लड को प्योर होने के लिए। और ये वाली जो ब्लड थी, इस वेंट्रिकल की जो ब्लड थी, ये मूव करते 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 कहाँ जाएगी, आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगी ना भाई। अब देखते रहिए यहाँ पे, ये पूरी बॉडी में चली जाती ब्लड। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये ब्लड पूरा का पूरा चला गया, ब्लड पूरा का पूरा चला गया, ब्लड पूरा पूरा पहुंच गया, अब जैसे ही ब्लड पूरा पहुंचेगा, अब जो ये वाली वॉल है, जो वॉल है दोनों, सेमी लूनर वाली और ये वाली, अब ये वाली वॉल क्लोज होगी। और जैसे ये वाली वॉल क्लोज होगी, दोबारा हमें डब की साउंड सुनाई देगी, जो S2 साउंड है वो अभी हमें सुनाई दे रही। तो S2 साउंड होती है सेमी लूनर वॉल, जो आपकी ये दोनों वॉल हैं, जो आयोटा और जो लंग्स के पास जाने वाली वॉल हैं, वो जब क्लोज होती हैं तो उसका साउंड प्रोड्यूस होता है डब। और जो आपकी आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व हैं, बाइकस्पिड ट्राइस्पिड, वो जब क्लोज होती है तो वहां की साउंड है लब। ये साउंड है। और जो यहाँ पे मैंने आपने देखा जो ग्राफ जो कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है, ये ग्राफ जो हल्का सा पी वाला है, ये आर्ट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है, और QRS जो है वो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को दिखाता है। एंड दैट इज अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जब ये लाइन फ्लैट हो जाती है, इसका मतलब आपकी हार्ट रिदमिक मूवमेंट करना अब बंद कर चुकी है। तो लुक एट दिस डायग्राम, अमेजिंग डायग्राम है, और ये पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। इट मींस 1 मिनट के अंदर तकरीबन 70 से 75 बार आपकी जो हार्ट है वो इस साइकिल को कंप्लीट करती है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में मैंने काफी कुछ चीजों को बता दिया है, आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, उम्मीद है तो। और याद रखिएगा, जितने भी डायग्राम हैं इसको क्लियरली आप देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। और जो भी आपको इसमें डाउट है मुझे बताइएगा, मैं उसे अगले वीडियोस में और सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, चलता हूं। मेरा नाम है कित मिश्रा, और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं आपसे हार्ट कंडक्शन को कैसे रेगुलेट किया जाता है उसके बारे में। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी समझने वाला वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे हम इन्वॉल्व करेंगे कई सिस्टम को, जैसे कि यहाँ पे हार्मोनल सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, साथ में इसमें इन्वॉल्व होगा आपका न्यूरल सिस्टम भी, और साथ में इसी में आपका इन्वॉल्व होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी। आइए इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बातें जो मैं आपसे बता रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान सुनेंगे, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। लास्ट टाइम जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है, जो मेरे मोबाइल है वेदांत बायोलॉजी पे प्रोवाइड है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि हमारे हार्ट में 2 नोडल जो है वो टिश्यूज देखने को मिलती हैं। एक हमने नाम दिया था SA नोड और दूसरा हमने नाम दिया था AV नोड। ये SA नोड और AV नोड जो होती हैं वो हमारे हार्ट को रिदमिक मूवमेंट कराने के लिए जिन इम्पल्सेस की जरूरत होती है वो उनको प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। मेरी बात को फिर से ध्यान सुनिए। SA नोड और AV नोड जो है वो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को रिस्पेक्टिवली जो है
वो क्या करने के लिए उसको इम्पल्स जनरेट करती हैं, मूवमेंट करने के लिए, रिलैक्सेशन और सिस्टोल या डायस्टोल करने के लिए एक रिदमिक मूवमेंट प्रोवाइड कराने का काम वो नोडल टिश्यू का होता है। ये नोडल टिश्यू तो फंक्शन परफॉर्म करती हैं ताकि वो अपने से जो है वो इनवॉलेंटरी एक्शन परफॉर्म करता है। वो सब बातें मैंने आपसे ऑलरेडी बता चुका है। लेकिन उन नोडल टिश्यूज को इंफॉर्मेशन कब दी जाती है, क्या दी जाती है, कैसे वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसे वो कभी कभी हमारी जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है, उसी के बारे में आज इस वीडियो को हम लोग बात करने वाले। देखिए, हमारे हार्ट को जो भी इम्पल्सेस कंडक्ट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो कई फॉर्म में हो सकती है। या तो वो न्यूरॉन सेल्स के थ्रू दी जा रही हो, या हमारी नर्व सेल्स के थ्रू दी जा रही हो, या फिर वो हार्मोन्स के थ्रू दी जा रही हो, या फिर वो थायराइड ग्लैंड के थ्रू दी जा रही हो। तो ऐसे बहुत सारे मेथड है जिनके थ्रू हम अपने हार्ट के रेट को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने नर्व वाले कंडक्शन पे, कि हमारी न्यूरॉन सेल कैसे इंफॉर्मेशन को जो है वो कंडक्ट करती है। तो हमारी ब्रेन पे आते हैं। हमारी ब्रेन में एक पोर्शन होता है जिसका नाम है मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा ही हमारी ब्रेन का वो रीजन है जो हमारे नोडल टिश्यूज, मतलब हमारे हार्ट के नोडल टिश्यूज को इंफॉर्मेशन सेंड करती है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो इम्पल्स को जनरेट कर सके और या तो हार्ट की रेट को बढ़ा सके या घटा सके। लेकिन वो रिस्पॉन्स करेगी कब, मतलब कहने का मतलब है उसको कब पता चलेगा कि उसको अब रिस्पॉन्स करना है और उसको तब रिस्पॉन्स नहीं करना है। तो दरअसल क्या होता है कि हमारी न्यूरॉन सेल दो तरह की होती हैं, एक होता है अफरेंट और एक होती है इफरेंट, एक होता है सेंसरी और एक होती है मोटर। तो सबसे पहले जो सेंसरी न्यूरॉन होती है जो हमारे ब्रेन से, ब्रेन के पॉन्स रीजन से निकल करके जाती है, वो कनेक्टेड होती है कहाँ पे, वो कनेक्टेड मतलब ब्रेन के जो हिंड ब्रेन होता है उस रीजन से निकल करके जाती है और कनेक्टेड होती है हमारे जो हार्ट है उसके आयोटा से, और साथ में आयोटा और कैरोटिड आर्टरी से। किससे कनेक्टेड होती है? आयोटा और कैरोटिड आर्टरी से वो सेंसरी न्यूरॉन कनेक्टेड होती हैं। वही सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करते हैं कि वही सबसे पहले इंफॉर्मेशन को जो है वो हमारी ब्रेन तक भेजते हैं, मतलब हार्ट की इंफॉर्मेशन को किसके तक भेजते हैं? ब्रेन तक भेजते हैं। और वो इंफॉर्मेशन में क्या होगा? उस इंफॉर्मेशन में होगा कि कब हार्ट की रेट को बढ़ाना है और कब हार्ट की रेट को घटाना है। ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या होता है, तब जाकर के आपके ब्रेन ने, सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन दे दिया, उन्होंने, ब्रेन ने इंफॉर्मेशन ले लिया, अब ब्रेन उसके ऊपर क्या करेगी? रिस्पॉन्स करेगी। तो रिस्पॉन्स करने के लिए जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है वो दो तरह से रिस्पॉन्स करता है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और एक होता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व जो होते हैं ये आपके एएनएस के पार्ट होते हैं, मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो है ये हमारी कंट्रोल में नहीं होते हैं। मतलब जस्ट यही चीज है कि हमारी हार्ट में अगर आयोटा में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर कुछ भी ऐसा ऊटपटांग सा हो रहा है तो वो इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन में और फिर ब्रेन अपने हिसाब से हमारी हार्ट को या तो रेट को बढ़ाएगी या तो हमारी हार्ट की रेट को घटाएगी। ये सब किसका काम होता है? ये हमारे हार्ट का काम होता है और ब्रेन का काम होता है। तो ब्रेन जो है, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है, वो किससे कनेक्टेड है? नोडल टिश्यू से कनेक्टेड। उसने अपनी मान लो इन्फॉर्मेशन अभी अभी ली है कि ब्लड का लेवल कम हो गया है। ब्लड का लेवल मतलब जो ब्लड का जो प्रेशर है हमारे आर्टरीज के अंदर वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है? कम हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में अब हमारी हार्ट क्या करेगी? ऐसी सिचुएशन में हमारी हार्ट ये करती है कि ऐसी सिचुएशन में हमारी हार्ट जो है अपने नर्व फाइबर, जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो हमारी नर्व, जिसका नाम है आपका सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व से बोलेगी कि भाई देखो हार्ट में जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो गया, अभी हमें उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्व वो क्या करेगी? वो इमरजेंसी की सिचुएशन में आती, मतलब वो कंडीशंस को हमेशा हमेशा हार्ट रेट को क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो सिंपैथेटिक नर्व इंफॉर्मेशन देंगी आपकी हार्ट के नोडल टिश्यूज को, मतलब ऐसे नोड को इंफॉर्मेशन भेजेंगी कि भैया हार्ट के सर्कुलेशन को अब तो आपको बढ़ाना है, कंडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो ये अब आपको पता है कि जो नर्वस सेल्स होती हैं वो इंफॉर्मेशन को किसके फॉर्म में देती हैं? इम्पल्स के फॉर्म में देती हैं या तो न्यूरो ट्रांसमीटर के फॉर्म में देती हैं। तो सबसे पहले ब्रेन से न्यूरो ट्रांसमीटर निकल करके हमारे हार्ट के नोडल टिश्यूज के पास में पहुंचते हैं, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका नाम होता है आपका एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो हमारी हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यही चीज आपको समझनी है। ठीक है,
तब जाकर के वो न्यूरोट्रांसमीटर हार्ट पे पहुंचता है और हार्ट अपने स्पीड को या फिर अपने कंडक्टिविटीज को या फिर अपने रेगुलेशंस को या वह तो फिर वो अपने अमाउंट को, मतलब जो उसको बीट करने का जो अमाउंट है वो बढ़ सकता है, दैट इज 150 तक हो जा सकता है पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। अब मान लो हार्ट भाई अपने सर्कुलेशन को बढ़ा चुका है, कंडक्टिविटी उसके अंदर बहुत तेजी से हो चुकी है। अब उस कंडक्टिविटी मतलब हार्ट के अंदर अब सारी चीजें या आयोटा में प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हार्ट अपने आप को कंट्रोल करेगी। सिचुएशन खत्म हो गई, इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हो गई है। अब जो आपकी सेंसरी न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन दोबारा से भेजेगी आपकी ब्रेन के पास में कि भैया देखो नॉर्मल कंडीशन है, अभी हार्मोन्स वगैरह भी रिलीज होना बंद हो गया है, तो ऐसा काम करो कि अभी तुम्हें नॉर्मल होना है। तब आपकी ब्रेन जो है मतलब मेडुला ऑब्लिंगाटा इंफॉर्मेशन पैरासिम्पैथेटिक नर्व के थ्रू जाती है कि अब हमें ब्रेन को नॉर्मल कंडीशन में रिलैक्स करना है। तो ये हो गया आपका पैरासिम्पैथेटिक। तो लेकिन पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सेल जो न्यूरोट्रांसमीटर भेजेगी, उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है एसिटिल कोलिन। ध्यान रखिएगा, सिंपैथेटिक नर्व ने जो इंफॉर्मेशन भेजी उसका नाम मैंने क्या बताया, उसका नाम था आपका एपिनेफ्रिन, जो कि हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, तो सिंपैथेटिक बढ़ाता है, और जो एसिटिल कोलिन है वो उसके हार्ट की रेट को घटा रहा है। तो ये दोनों मैकेनिज्म न्यूरल है, मतलब ये हमारे नोडल टिश्यू पे डायरेक्ट गई है, ठीक है। तो एक मैकेनिज्म ये है। दूसरी मैकेनिज्म जो हार्मोनल होती है, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो करता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में भी जो एड्रिनल मेड्यूला होती है वहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अब आप कंफ्यूज होंगे, यार एपिनेफ्रिन तो न्यूरोट्रांसमीटर में भी पढ़ा, एपिनेफ्रिन हम हार्मोन्स में भी पढ़ रहे हैं। दरअसल जो एपिनेफ्रिन होता है वो दोनों तरह से बिहेव करता है। वो अगर नर्व सेल्स में है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो ब्लड में है तो वो एज अ हार्मोन्स फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे एज अ हार्मोन्स वो फंक्शन को परफॉर्म करेगा, और जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके अब ब्लड के थ्रू, इसमें कोई भी न्यूरॉन सेल की जरूरत ही नहीं है। ब्लड में अगर एपिनेफ्रिन पड़ा हुआ है और वो ब्लड आपके हार्ट के अंदर सर्कुलेट हुई, तो तुरंत आपकी जो ब्रेन है वहां पे सिंपैथेटिक फंक्शन परफॉर्म होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब वहां पे क्या है, अब वहां पे आपकी जो है ऑलरेडी एपिनेफ्रिन प्रेजेंट है। अगर वहां पे ऑलरेडी एपिनेफ्रिन प्रेजेंट है तब सिंपैथेटिक इम्पल्स शुरू हो जाएगा, और सिंपैथेटिक जब होना शुरू होगा तो हार्ट की रेट फिर से बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर मान लो कि भाई नहीं भाई सिचुएशन नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, तो वहां पे नॉरएपिनेफ्रिन जाएगा और वो नॉर्मल कंडीशन जाएगा। अब इंपल्स वाली जो कंडीशन होती है वो बहुत रैपिड होती है और जल्दी से वो शुरू होती है, जल्दी खत्म भी हो जाती है। लेकिन जो हार्मोनल एक्शन होता है वो थोड़ी देर तक हार्ट के अंदर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा इमरजेंसी के कंडीशन में, और नॉर्मल प्रोसेस के अंदर भी वो एक्टिवेट हो जाते हैं। साथ में एक ग्लैंड और भी आपकी हार्ट रेट को बढ़ाता है। जानते हैं कौन सी वो ग्लैंड है? वो है आपकी थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो भी आपके हार्ट रेट को बढ़ाती है, क्योंकि कभी कभी आपकी जो बॉडी होती है उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मतलब आपकी बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है वो कभी कभी बढ़ जाती है, और जब आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ेगी तो उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जरूरत पड़ेगी ज्यादा एनर्जी की, और ज्यादा एनर्जी के लिए हमें सेल्स के अंदर भेजना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जिसके लिए हमें हार्ट रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कभी कभी हमारे बीमार के लिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए भी हम क्या काम करते हैं कि अपनी हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। बस यही चीजों को आपको समझना है कि कब हमें हार्ट रेट को बढ़ाना, कब घटाना है। दैट इज ऑपरेटेड बाय मेडुला ऑब्लिंगाटा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको रेगुलेशन और हार्ट का समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। अमेजिंग वीडियो के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूँ एक तो डबल सर्कुलेशन के बारे में और बहुत सारे सर्कुलेटरी डिसऑर्डर के बारे में जो हमें हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी बात करूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जामिनेशन को लेकर के। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं डबल सर्कुलेशन को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हमने कई अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। जैसे सबसे मोटी ब्लड वेसल्स जो आप देखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो कि आपको देखने को मिलती है आर्टरी या फिर वेन्स, उसी तरीके से जब आर्टरी आगे जाती है तो आर्टरी आगे जाकर के डिवाइड हो जाती है आर्ट्रियोल में, और फिर आर्ट्रियोल आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है कैपिलरीज में।
तो ये चीजें आपको जनरली तौर पे समझनी है कि सबसे मोटा आर्टरी, फिर उससे पतला आर्ट्रियोल, और जो सबसे पतला जो हमारी टिश्यू के अंदर गया हुआ वो कट करने पे दिखाई नहीं देता हमको, लेकिन वो कैपिलरीज हमारे टिश्यू के अंदर घुसी हुई होती हैं, पड़ी हुई होती हैं, जिसे कि जनरली हम लोग कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरीज होती है जो हमारी सेल के हर एक कोने तक सेल के जो है वो न्यूट्रिशंस को पहुंचाने का काम कैपिलरी का होता है। जब हम अपने ब्लड वेसल्स के सेक्शन को कट करते हैं तो हमें इसमें अलग अलग तरह की लेयर देखने को मिलती है, जैसे कि जो हमें सबसे अंदर की लेयर एंडोथेलियम में जो देखने को मिलती है वो होती है आपकी ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा जो ये लेयर होती है, ये लेयर जनरली बनी होती है स्क्वैमस एंडोथेलियम टिश्यू से। स्क्वैमस एक आपकी एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट में आती है, तो ये जनरली आपकी स्क्वैमस शेप की टिश्यूज होती हैं। एंडोथेलियम स्क्वैमस शेप की होती हैं, और ये जो टिश्यू होती है इसका नाम है स्क्वैमस एंडोथेलियल टिश्यू। जो स्क्वैमस एंडोथेलियल टिश्यू होती है वो होती है आपकी ट्यूनिका इंटीमा। और फिर जो मिडिल लेयर होती है वो आपकी स्मूथ मसल से बनी होती है, जो इलास्टिक फाइबर से बने होते हैं, उनका नाम है ट्यूनिका मीडिया। और उसके बाद जो सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि बनी होती है कोलेजन फाइबर से, और इसका नाम होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो तीनों अलग अलग तरह की हैं। सबसे अंदर वाली टिश्यू बनी हुई है प्रोटेक्शन के लिए काम में आती है, इसलिए वो जनरली बनी हुई है आपकी किससे, वो जनरली बनी हुई है आपकी स्क्वैमस एंडोथेलियल टिश्यू से। बीच वाली बनी हुई है किससे, बीच वाली बनी हुई है आपकी स्मूथ मस्कुलर मतलब मस्कुलर टिश्यू से, और सबसे आउटर लेयर बनी हुई है वो बनी हुई कनेक्टिव टिश्यू। तो इससे अच्छा एक अच्छा एग्जांपल डिफरेंट टाइप के टिश्यू से एक ही ब्लड वेसल्स बन रही है, तो काफी गजब का एग्जांपल और काफी क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो काफी ज्यादा पतली होती है। किसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो वेन्स के मुकाबले अगर मैं आर्टरीज की बात करूं, ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स, मतलब कि जो आपकी वेन्स होती है वहां पे ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो जनरली आपको थिन देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन का, तो आइए थोड़ा सा डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए आपकी बॉडी के अंदर दो मेन पोजीशन है, एक है आपकी टिश्यू जो हार्ट के नीचे सिचुएटेड है, और एक आपका है पल्मोनरी या फिर लंग्स। तो आपकी बॉडी में दोनों तरफ अलग अलग तरह का ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लंग्स की बात करूंगा तो सबसे पहले आपकी जो राइट आर्ट्रियम होती है वो राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजती है, और फिर राइट वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, पंप करता है ब्लड को, जो कि कहां जाती है, जो कि जाती है आपके लंग्स में। क्या करने के लिए जाती है, वहां से ऑक्सीजन लेने जाती है और लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड देने जाती है। रिमेंबर, ऑक्सीजन लेने जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड देने जाती है। इन द सेकेंड कंडीशन, उसी समय जब हार्ट पंप करता है, इम्प्योर ब्लड तो चला गया लंग्स के पास प्योर होने के लिए, और जो प्योर ब्लड है जो हार्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है लेफ्ट साइड में, वो पंप होता है और वो मूव करके जाता है टिश्यू में, जहां टिश्यू में जाकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लेगा और ऑक्सीजन देगा। रिमेंबर, फिर से सुन लीजिए मेरी बात, ऑक्सीजन में एल्वियोलाई के पास जाकर के उसको ऑक्सीजन, उससे ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। फिर से याद करिए, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। टिश्यू के अंदर ब्लड ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन दिया। दिस आर टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स, दोनों वहां पे काम करती हैं, जिसे कि जनरली हम लोग डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। साथ में हमारे ब्लड के अंदर आपको कई और भी चीजें देखने को मिलती हैं, उसको भी हम लोग बात करेंगे। नंबर वन, देखिए बात को थोड़ा समझिए, जब आपकी ब्लड ट्रांसपोर्ट होती है तो न केवल ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है, बल्कि कि अदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको वो ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा लिए रहती है। जैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हुआ, ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करना हुआ, इन सभी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी डबल सर्कुलेशन रिस्पॉन्सिबल होती है। तो डबल सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट, और जो टिश्यू के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होती है ना, उसे जनरली हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। एक बार मैं आपको पूरी की पूरी व्यू बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, हमारी बॉडी की टिश्यूज है, सपोज दैट हमारी बॉडी की टिश्यूज है, ये हमारी बॉडी की टिश्यू से जो ब्लड है ऊपर से और नीचे से जो ब्लड है वो मूव करके हमारे वेना केवा के थ्रू हमारे हार्ट के अंदर आएगा। नंबर वन, हमारे हार्ट के अंदर आएगा वेना कावा के थ्रू, वो भी आर्ट्रियम में। कहां पे, आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में है, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जब वो पंप हुआ तो चला गया लंग्स के पास। लंग्स ने कहा कि भाई लंग्स का है भैया, हमको ऐसा करो, तुम यार हमको दे दो ऑक्सीजन और बदले में यार मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके आओ, तुम मेरे से कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। तो उसने क्या किया कि ऑक्सीजन ले लिया एल्वियोलाई से और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। ठीक, ये हो गया राइट साइड वाला पार्ट। अब वहां से ब्लड प्योर हो गई,
वो ब्लड मूव करके कहां आएगी, आर्टरियम में आ गई, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो वही ब्लड आयोटा के थ्रू मूव करके चली गई बॉडी की कैपिलरीज मतलब टिश्यूज के अंदर, और टिश्यू के पास जाकर टिश्यू से बोला ऐसा करो, मैं ऑक्सीजन तुम्हारे लिए लेके आया ना लंग से, तुम ऑक्सीजन ले लो और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड मुझको दो। तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स के पास जाएगा, हार्ट के पास, फिर लंग्स के पास, और इस तरीके से आपको ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखिए, जब आपकी ब्लड इंटेस्टाइन वाले रीजन से होकर गुजरती है ना, इंटेस्टाइन वाले रीजन से होकर गुजरती है, तो आपको पता है कि इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन जो पार्ट होता है जहां पे बिली होते हैं, वहां पे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। वो ब्लड वेसल्स क्या काम करती हैं कि इंटेस्टाइन से जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, विटामिन्स है, उनको वहां से एब्जॉर्ब किया। वो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करते वक्त बहुत सारे हार्मफुल कंपोनेंट, जैसे कि आपका यूरिक एसिड, आप जनरली यूरिक एसिड हम नहीं जानते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा, यूरिया हो गया या यूरिया को बनाने वाले जो भी कंपाउंड्स हो गए, वो सभी चीजें, हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट भी आपकी ब्लड कैरी कर लेती, मतलब यूजफुल के साथ में हार्मफुल चीजें भी वो क्या कर लेती है, सब्सटेंसेस को भी वो कैरी कर लेती है। अब उसको कैरी तो कर लिया, अब ब्लड में हार्मफुल चीज भी है और यूजफुल चीज भी है। अब उस हार्मफुल चीज को ब्लड क्या करेगी, ब्लड करेगी क्या उस चीज को, तो ब्लड उसको लेकर के पहुंच गई कहां पे, ब्लड उसको लेकर के पहुंच गई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेती हुई पहुंच गई लीवर के पास में। भैया लीवर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी वेस्ट है, वो सब का सब पहुंचेगा लीवर के अंदर, जहां पे सबसे पहले जो आपका फूड है वो स्टोरेशन का भी काम करता है लीवर। तो अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज वगैरह गया है तो उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करना वो भी लीवर का काम है भाई। तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट को एलिमिनेट कर देना, अलग कर देना, और उसमें जो हार्मफुल चीजें उसको एलिमिनेट कर देना, ये काम होता है आपके लीवर का। और लीवर के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर के अंदर फूड मटेरियल या फिर हार्मफुल केमिकल को लेके जा रही है, उसी चीज को हम लोग कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में हमने अपने बॉडी को क्यों भेजा, हमने अपने न्यूट्रिएंट को क्यों भेजा, ताकि उससे हार्मफुल चीजें अलग हो जाएं, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज वगैरह हैं वो क्या हो जाएं, वो सभी के सभी स्टोर हो जाएं, क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज कई फॉर्म में स्टोर देखने को मिलता है। आप अगर बात करेंगे अपने टिश्यूज के अंदर, वहां एडिपोज टिश्यूज भी है, तो अलग अलग बॉडी लोकेशंस में हमें अलग अलग तरीके से ग्लूकोज का स्टोरेशन देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो यहां पर लिखा है हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट डिलीवर टू सिस्टेमिक। तो अगर आपकी बॉडी में जो पहले ब्लड पूरे टिश्यू के अंदर जा रही है, वो पहले टिश्यू में नहीं जाती है, पहले वो आपके लीवर में जाएगी, उससे जो हार्मफुल चीजें हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी और तब वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी। उसी तरीके से मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि आपकी हार्ट को भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो अगर आपकी हार्ट को न्यूट्रिशन चाहिए तो उसके लिए हार्ट का अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसका नाम है कोरोनरी सिस्टम। इसका अपना वेन होगा, इसकी अपनी आर्टरीज होगी, जहां पे जो न्यूट्रिशंस वगैरह है वो जाएगा। इसी को हम लोग जनरली बोलते हैं कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। होपफुली डबल सर्कुलेशन का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जिसके बारे में बात करने चल रहा हूं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे बात करने जो चल रहा हूं वो है हमारी डिजीज से रिलेटेड। बहुत मुश्किल और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, सिंपली वे में आपको चीजों को समझाता चला जाऊंगा। देखिए क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारी हार्ट में एक केस होता है जिसे हम लोग जनरली हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। बट ये हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है क्या? जब आपकी जो हार्ट है, जो आपके हार्ट का जो प्रेशर है, बीपी है आपका, लेकिन ये बीपी है क्या? बीपी कैसे नापेंगे भाई? दरअसल आपकी हार्ट जो होती है वो ब्लड को जब पंप करती है तो वो आर्टरीज के ऊपर या वेसल्स के ऊपर प्रेशर डालती है। जब हम उसी प्रेशर को मेजर करते हैं तो उस प्रेशर में दो प्रेशर होता है। एक वो प्रेशर जो हमारी हार्ट पंप करती है, मतलब सिस्टोल होती है, और एक वो प्रेशर जब हमारी हार्ट रिलैक्स होती है। जब हमारी हार्ट ब्लड को पंप करेगी
तो हमारे वेसल्स पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, और जब ब्लड पे प्रेशर जब वेसल पे प्रेशर ज्यादा लगेगा तो भैया डॉक्टर यहाँ पे बांधता है, क्या बोलते हो उसको, कोई बताएगा उसको क्या बोलते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर। जब डॉक्टर स्फेग्मोमैनोमीटर को यहाँ पे लगाता है और वो जो प्रेशर मेजर करते हैं, जब वो उसको पंप करता है, पंप करने के बाद वो बिल्कुल आपके वेसल से चिपक जाता है, और जो आपके ब्लड, जब आपकी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुई तो आर्टरीज के ऊपर प्रेशर गया, आर्टरीज के अंदर ब्लड दौड़ा, आर्टरीज वेसल्स के अंदर ब्लड दौड़ा। जब वेसल्स के अंदर ब्लड दौड़ेगा तो वो ब्लड प्रेशर को ये रीड करता है मीटर, और ये जो है वो आपको या तो डिजिटल या तो फिर मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर के अंदर वो प्रेशर आपको दिखा देगा। वही प्रेशर, अगर मान लीजिए वो प्रेशर 120 है, मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब प्रेशर नापा तो 120 था, लेकिन उसी क्षण हार्ट रिलैक्स हुआ तो प्रेशर घट के 80 हो गया। इट मीन्स दैट आपका हार्ट रेट नॉर्मल है। हमारी घड़ियों में वैल्यू 93, 92 से करके दिखा देता है, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ मतलब जो सिस्टोल कंडीशन और डायस्टोल का मिडिल पोर्शन दिखा देता है हमारी घड़ियों के अंदर। तो घड़ियों में कंफ्यूज होते हैं, 92, 94 है तो मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सही है। लेकिन इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन, अगर आपके ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है तो आपकी ब्लड वेसल का प्रेशर 140 पहुंच जाएगा, सिस्टोल कंडीशन, और डायस्टोल कंडीशन 100 के आसपास। तो ऐसी कंडीशन में बोले भैया ब्लड प्रेशर हो गया हाई। लेकिन अगर मान लीजिए कि सिस्टोल कंडीशन में आपके ब्लड का प्रेशर 100 से नीचे गिर गया और जो डायस्टोल का प्रेशर था वो 60 के आसपास आ गया, तो मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो हो गया वो लो हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा ब्लड प्रेशर को देखते रहना है। ज्यादा ब्लड प्रेशर से आपको कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ में आपके जो वाइटल ऑर्गन है जैसे ब्रेन, जैसे किडनी, ये सब चीजें भी अफेक्ट हो सकती हैं। दूसरी डिजीज का नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहां पे प्लेग जमा हो जाएगा, वहां पे क्या होगा कि किसी न किसी कारणवश वहां पे कोलेस्ट्रॉल, फैट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, आयंस, कैल्शियम आयंस वो डिपॉजिट हो जाएंगे प्लेग जैसा, और जो वेसल में वो डिपॉजिट हो जाएंगे मेरे भाई, तो ब्लड जो सर्कुलेट होना चाहिए वो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा अच्छी तरह। और जब ब्लड अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं होगा, जो ल्यूमेन है ब्लड का वो नैरो हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सामना करना पड़ेगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज में। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आता है एक और डिजीज, इसका नाम है एंजाइना। एंजाइना की बात करते हैं, इट इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, और ये आपको इसका सिम्टम जो देखने को मिलता है वो चेस्ट पेन आपको देखने को मिलता है। इसमें भी आपकी बॉडी के अंदर इनफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। ये जनरली आपको मेन में, वीमेन के अंदर भी देखने को मिलती है, कॉमन है, लेकिन आजकल एल्डर्स या फिर मिडिल एज वाले लोगों में ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। मतलब ये वाला सिचुएशन इस समय ज्यादा हो रहा है। अब जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं वो और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा हार्ट फेलियर, आप 3 वर्ड बहुत नॉर्मल सुनते हैं, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, और उसके बाद आप सुन लेते हैं भैया एक और चीज के बारे में जिसका नाम है कार्डियक अरेस्ट। आइए तीनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मैंने कुछ डायग्राम लगाए हुए हैं, आप उन डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम कार्डियक अरेस्ट की बात करें। देखिए कार्डियक अरेस्ट जो है वो नर्व इंपल्सेस प्रोसेस है। अगर आपकी नोडल टिश्यू अच्छे से परफॉर्म ना करे, अगर आपकी टिश्यू निर्दमिक मूवमेंट ना करे, अगर आपकी टिश्यू में अच्छे से इंपल्स जनरेट ना हो, तो आपकी ब्लड पंप नहीं कर पाएगी, आपका जो हार्ट है वो रिदमिक मूवमेंट नहीं कर पाएगा, रिजल्टेंट आपकी बॉडी में इनफ चीजें ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम मरीज को सीपीआर वगैरह दे सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप वो मरीज की जान बच सकती है। तो ये कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट अगर हुआ है, हार्ट काम करना बंद कर दिया, इंपल्स जनरेट होना बंद हो गई है, तो ये है कार्डियक अरेस्ट। और ये सडन चेंज, सडन आपकी धीरे धीरे हार्ट बीट गिरनी शुरू हो जाएगी। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलता है किसमें, कार्डियक अरेस्ट में। लेकिन इन द केस ऑफ हार्ट अटैक जो होता है वो आपकी कोरोनरी आर्टरीज, मतलब आपकी जो हार्ट की आर्टरीज है, हार्ट की आर्टरीज की मैं बात कर रहा हूं, हार्ट के अंदर मतलब जो हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जाने वाली जो आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज वो ब्लॉक कर जाए, किसी कारण उसमें प्लेग जमा हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि चेस्ट पेन तो होना शुरू हो जाएगा, नंबर 1। नंबर दूसरी जो बात आएगी वो ये आएगी कि इनफ ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट नहीं होगा।
तो ऐसा ना होने पे आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि जो आपकी ब्लड है, जिस इफिशियंसी से पंप होना चाहिए ब्लड, उतनी इफिशियंसी से ब्लड पंप ना हो। अब ऐसे के लिए बहुत सारी सिचुएशन है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसके ब्लड में शुगर लेवल का ज्यादा हो जाना, तो ये सारी वो सिचुएशन है, स्मोकिंग ज्यादा करना, ये सारी वो सिचुएशंस है जिनसे हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही थी आज के इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा मैंने आपको समराइज करके अच्छे से बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप ये सारे कंटेंट को वन वर्ड लाइन वाइज क्वेश्चन के साथ में देखना चाहते हैं तो आप मेरी बुक हैंडबुक विधान हैंडबुक बायोलॉजी पार्ट 1 और पार्ट 2 को परचेज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी नीट 11th और 12th सब की प्रिपरेशन एक ही बुक से कर सकते हैं। वो आपके लिए रिमेंबर करने के लिए एक माइंड मैप का भी काम करेगी। साथ में अगर आप नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप याद रखें कि मेरा एक ऐप है जिसका नाम है विधान बायोलॉजी, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, जिसमें हर रात आपके लिए क्विज रखे जाते हैं, आपके परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और आपको गाइड भी किया जाता है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक करिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।